वीडियो के इस खंड में हम बात करेंगे जीविका, अर्थव्यवस्था और समाज। यानी समाज में किस तरीके से जीविका का साधन रहा है, किस तरीके से समाज की जो अर्थव्यवस्था है वो रही है, और किस तरीके से समाज है जीविका और अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है। यानी समाज का जीविका से क्या कनेक्शन है, समाज का अर्थव्यवस्था से क्या कनेक्शन है। जैसे हम यहाँ पर देखें, ये जो चित्र दिखाए गए हैं, इन चित्रों में हम देख सकते हैं कि जीविका का समाज से क्या कनेक्शन है। और सबसे पहले हम देखेंगे इन चित्रों के आधार पर भूमंडलीकृत विश्व का बनना, यानी भूमंडलीकृत विश्व किस तरीके से बना है। जैसे ये चित्र है हमारा, इसके बाद में हम बात करेंगे भूमंडलीकरण विश्व का बनना, यानी ये विश्व है एक तरीके से भूमंडलकरण के रूप में किस तरीके से सामने आया है। आधुनिक युग से अगर पहले की बात करें हम, जब हम वैश्वीकरण की बात करते हैं तो आम तौर पर हम एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था की बात करते हैं जो मोटे तौर पर पिछले लगभग 50 सालों में हमारे सामने आई है। जैसा कि हम पहले भी देख चुके हैं कि भूमंडलीकृत विश्व के बनने की प्रक्रिया है व्यापार का, काम की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते लोगों का, पूंजी व बहुत सारी चीज़ों की वैश्विक आवाजाही का एक लंबा इतिहास यहाँ पर रहा है। आज जब हम अपने जीवन में वैश्विक आपसी संपर्कों के बारे में सोचते हैं तो हमें उन युग के बारे में भी जानना चाहिए जिनसे गुजरते हुए हमारी यह दुनिया ऐसी बनी है। इतिहास के हर दौर में मानव समाज एक दूसरे के ज़्यादा नज़दीक आते गए हैं। प्राचीन काल से ही यात्री, व्यापारी, पुजारी, तीर्थयात्री ज्ञान और अवसर और आध्यात्मिक शांति के लिए, उत्पीड़न और यातनापूर्ण जीवन से बचने के लिए दूर दूर की यात्राओं पर जाते रहे हैं। और अपनी यात्राओं में ये लोग तरह तरह की चीज़ें जैसे कि पैसा, मूल्यवान जो वस्तु हैं वो, और हुनर, विचार, अपने जो हुनर हैं, विचार हैं, आविष्कार हैं, यहाँ तक कि कीटाणु और बीमारियाँ भी ये लोग हैं साथ लेकर के जाते थे। और फिर क्या होता है, 3000 ईसा पूर्व में समुद्री तटों पर जो व्यापार होता था तो व्यापार के माध्यम से सिंधु घाटी की सभ्यता इस इलाके से भी यहाँ पर जुड़ी हुई थी, जिसे आज हम पश्चिम एशिया के नाम से जाने जाते हैं। यानी हमारी जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो पश्चिम एशिया के नाम से जो वर्तमान में जो जगह जानी जाती है उससे जुड़ी हुई थी। और 1000 साल से भी ज़्यादा समय से मालदीव के समुद्र में पाई जाने वाली कोड़ियाँ, जिसे पैसे या मुद्रा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, चीन व पूर्वी अफ्रीका तक पहुंचती रही है। और बीमारी फैलाने वाले कीटाणुओं का दूर दूर तक पहुंचने का इतिहास भी 7वीं सदी तक ढूंढा जा सकता है। और 13वीं सदी के बाद तो इनके प्रसार को निश्चय ही साफ हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर एक स्मृति शिला है, स्मृति शिला पर पानी के एक जहाज का चित्र यहाँ पर दिखाया गया है और गोवा संग्रहालय में ये चित्र रखा हुआ है। पश्चिम तट के क्षेत्र में पाई जाने वाली 9वीं सदी के बाद की स्मृति शिलाओं पर जलपोतों की तस्वीरों से उस काल में समुद्री व्यापार के महत्व का हमें पता चलता है। उसके बाद में रेशमी मार्ग यानी सिल्क रूट से जुड़ती दुनिया की अगर हम बात करें तो ये जो चित्र दिखाया गया है ये चीन की एक गुफा पेंटिंग में दर्शाया गया है। सिल्क मार्ग 8वीं सदी में गुफा में 217 में ये सिल्क रूट बनाया गया है गुफा में। तो यहाँ पर इसके द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि किस तरीके से लोग हैं मैप बनाते थे, और सिल्क रूट जो है रेशम मार्ग से जुड़ती हुई दुनिया किस तरीके से यहाँ पर व्यापार अपने बीच में करती थी। आधुनिक काल से पहले के युग में दुनिया के दूर दूर स्थित भागों के बीच में व्यापारिक और सांस्कृतिक संपर्कों का सबसे जीवंत उदाहरण है सिल्क मार्गों के रूप में दिखाई देता है। सिल्क मार्ग नाम से पता चलता है कि इस मार्ग से पश्चिम को भेजे जाने वाले चीनी रेशम का कितना महत्व था। इतिहासकारों ने बहुत सारे सिल्क मार्गों के बारे में बताया है। जमीन व समुद्र से होकर गुजरने वाले ये रास्ते न केवल एशिया के विशाल क्षेत्रों को एक दूसरे से जोड़ने का काम करते थे, बल्कि एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से भी जोड़ते थे। और ऐसे मार्ग ईसा पूर्व के समय से ही सामने आ चुके हैं और लगभग 15वीं शताब्दी तक अस्तित्व में ये थे। और इसी रास्ते से चीनी पाटरी जाती थी और इसी रास्ते से भारत और दक्षिण पूर्वी एशिया के कपड़े और मसाले दुनिया के दूसरे भागों में पहुंचते थे। और वापसी में सोने चांदी जैसी कीमती धातुएं यूरोप से एशिया यहाँ पर पहुंचती थी। व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ चलती थी। शुरुआती काल के ईसाई मिशनरी निश्चय ही इसी मार्ग से एशिया में आते होंगे
और कुछ सदी के बाद में मुस्लिम धर्मोपदेश भी इसी रास्ते से दुनिया में फैले हैं। इससे भी बहुत पहले पूर्वी भारत में उपजा बौद्ध धर्म सिल्क मार्ग की विविध शाखाओं से ही कई दिशाओं में यहाँ पर फैल चुका था। अगर हम भोजन की यात्रा की बात करें, यानी कि स्पेगेटी और आलू की अगर हम बात करें भोजन की यात्रा में, तो हमारे खाद्य पदार्थ दूर देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान के कई उदाहरण पेश करते हैं। जब भी व्यापारी या मुसाफिर किसी नए देश में जाते हैं तो जाने अनजाने में वहाँ नई फसलों के बीज बो आते हैं। संभव है कि दुनिया के विभिन्न भागों में मिलने वाली झटपट तैयार होने वाली खाद्य पदार्थों की भी साझा स्रोत रहे हैं। आइए हम स्पेगेटी और नूडल्स का ही उदाहरण ले लें। माना जाता है कि नूडल चीन से पश्चिम में पहुँचे और वहाँ उन्हीं से ये स्पेगेटी का यहाँ पर जन्म हुआ है। यह संभव है कि पास्ता अरब यात्रियों के साथ 5वीं सदी में सिसिली पहुँचा, तो अब इटली का ही एक टापू है सिसिली जो है वर्तमान में इटली का एक टापू है। और इसी तरह के आहार भारत और जापान में भी पाए जाते हैं। इसलिए हो सकता है कि हम कभी तक यह जान न सके या कभी यह जान सके कि उनका जन्म कैसे हुआ, फिर भी इन अनुमानों के आधार पर इतना जरूर कहा जा सकता है कि आधुनिक काल से पहले भी दूर देशों के बीच सांस्कृतिक लेन देन चला रहा होगा। और यहाँ पर वेनिस व पूर्वी विश्व से आए व्यापारी चीज़ों की अदला बदली करते हुए यहाँ पर दिखाए गए हैं। आलू, सोया और मूंगफली, मक्का, टमाटर, मिर्च, शकरकंद, ऐसे ही बहुत सारे दूसरे पदार्थ लगभग 500 साल पहले हमारे पूर्वजों के पास नहीं थे। ये खाद्य पदार्थ यूरोप और एशिया में तब पहुँचे जब क्रिस्टोफर कोलंबस क्या है, भारत की यात्रा करते हुए आया था। तो क्रिस्टोफर कोलंबस है, गलती से उन अज्ञात महाद्वीपों में पहुंच गया जिन्हें बाद में अमेरिका के नाम से जाना जाने लगा। तो यहाँ पर अमेरिका का मतलब उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका और कैरिबियन द्वीप समूह ये सभी हैं। दरअसल हमारे बहुत सारे खाद्य पदार्थ अमेरिका के मूल निवासी यानी कि अमेरिकन इंडियन से हमारे पास में आए हैं। कई बार नई फसलों के आने से जीवन में जमीन आसमान का फर्क आ जाता था। साधारण से आलू का इस्तेमाल शुरू करने पर यूरोप के गरीबों की ज़िंदगी में आमूल रूप से परिवर्तन आ गया। उनका भोजन बेहतर हो गया, उनकी औसत उम्र बढ़ने लगी और आयरलैंड के गरीब काश्तकार तो आलू पर इस हद तक निर्भर हो चुके थे कि जब 1840 के दशक में या 1840 के दशक के मध्य में किसी बीमारी के कारण आलू की फसल खराब हो गई तो लाखों लोग भूखमरी के कारण मौत के मुंह में चले गए थे। उसके बाद में हम बात करते हैं विजय, बीमारी और व्यापार किस तरीके से आपस में जुड़े हुए हैं। उससे पहले हम यहाँ पर देखें, जब विजय, बीमारी और हम व्यापार की बात करते हैं वो किस तरीके से जुड़े हुए हैं, तो उससे पहले ये चित्र हम देख सकते हैं। ये आयरलैंड में आलू अकाल का ये चित्र है और फसल कट जाने के बाद में बचे कुचे आलूओं की उम्मीद में खेत की मिट्टी यहाँ पर खोदते बच्चे दिखाए गए हैं। और अकाल के दौरान 1845 से 1849 के बीच में पड़े भयानक आयरिश आलू अकाल के दौरान आयरलैंड के लगभग 10 लाख लोग हैं भूखमरी से के कारण मारे गए और इससे भी दुगने लोग हैं काम की तलाश में घर बार छोड़ करके दूसरे इलाकों में चले गए थे। विजय, बीमारी और व्यापार में किस तरीके से संबंध है उसके बारे में बात करें तो 16वीं सदी में जब यूरोपीय जहाजियों ने एशिया तक का समुद्री रास्ता ढूंढ लिया तो वे पश्चिम सागर को पार करते हुए अमेरिका तक जा पहुँचे। तो पूर्वी आधुनिक विश्व बहुत छोटा सा दिखाई देने लगा और इससे पहले कई सदियों से हिंद महासागर के पानी में फलता फूलता व्यापार, तरह तरह के सामान, लोग, ज्ञान और परंपराएं एक जगह से दूसरी जगह पर जा रही थी। भारतीय उपमहाद्वीप इन प्रवाहों के रास्ते में एकदम अहम बिंदु था और पूरे नेटवर्क में इस इलाके का भारी महत्व था। यूरोपियों के दाखिलों से यह आवाजाही और बढ़ने लगी और इन प्रवाहों की दिशा है यूरोप की तरफ यहाँ पर मुड़ने लगी। और अपनी खोज से पहले लाखों साल से अमेरिका का दुनिया से कोई संपर्क नहीं था, लेकिन 16वीं सदी में उसकी विशाल भूमि और बेहिसाब फसलें व खनिज पदार्थ हर दिशा में जीवन का रूप बदलने लगे हैं। फिर हम बात करते हैं जैविक युद्ध की। जैविक युद्ध क्या होता है? जैविक युद्ध है न्यूजीलैंड मैसाचुसेट्स वे कॉलोनी के पहले गवर्नर जॉन विनथॉर्प ने मई 1634 में लिखा था
कि छोटी चेचक उपनिवेशकारों के लिए ईश्वर का वरदान है। देशी जनता छोटी चेचक के कारण लगभग पूरी खत्म हो चुकी थी और इस तरह परमेश्वर ने हमारी मिल्कियत पर हमें मालिकाना दे दिया है। यानी हम बात करें आज के पेरू और मेक्सिको में मौजूदा खानों से निकली हुई कीमती जो धातुएं हैं, खासतौर से चांदी ने यूरोप में संपदा को बढ़ाया है और पश्चिम एशिया के साथ होने वाले उनके व्यापार को गति प्रदान की है। 17वीं सदी में आते आते पूरे यूरोप में दक्षिण अमेरिका की धन संपदा के बारे में तरह तरह के किस्से बनने लगे और इन्हीं किंवदंतियों की बदौलत वहाँ के लोग हैं एल डोराडो को सोने का शहर मानने लगे और उसकी खोज में बहुत सारी खोजी अभियान यहाँ पर शुरू किए गए हैं। 16वीं सदी के मध्य तक आते आते पुर्तगाली और स्पेनिश सेनाओं की विजय का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो जाता है। उन्होंने अमेरिका को उपनिवेश बनाना शुरू कर दिया। यूरोपीय सेनाएं केवल अपनी सैनिक ताकत के दम पर ही नहीं जीती सकती थी, या जो यूरोपीय सेनाएं थी वो अपनी सैनिक ताकत के दम पर नहीं जीतती थी। स्पेनिश विजेताओं के सबसे शक्तिशाली हथियारों में परंपरागत किस्म का सैनिक हथियार तो कोई यहाँ पर था ही नहीं। यह हथियार तो चेचक जैसे कीटाणु थे जो स्पेनिश सैनिकों और अफसरों के साथ वहाँ जा पहुँचे थे। लाखों साल से दुनिया में अलग थलग रहने के कारण अमेरिका के लोगों के शरीर में यूरोप से आने वाली इन बीमारियों से बचने की रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है वो नहीं थी और फलस्वरूप एक नए स्थान पर चेचक बहुत मारक साबित हुई। एक बार संक्रमण शुरू होने के बाद तो यह बीमारी पूरे महाद्वीप में फैल गई और यहाँ यूरोपीय लोग नहीं पहुँचते थे, वहाँ के लोग भी इसकी चपेट में आने लगे और इससे पूरे के पूरे समुदाय को खत्म कर डाला और इस तरह घुसपैठियों की जीत का रास्ता आसान होता चला गया। असंतुष्ट क्या होता है? जो स्थापित विश्वासों और तरीकों को नहीं मानता है उसे हम कहते हैं असंतुष्ट। तो बंदूक को तो खरीदकर या छीनकर हमलावरों के खिलाफ भी इस्तेमाल किया जा सकता है, पर चेचक जैसी बीमारी के मामले में ऐसा नहीं है, क्योंकि हमलावर के पास उससे बचाव का तरीका भी था और उसके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता भी विकसित हो चुकी थी। 19वीं सदी तक यूरोप में गरीबी और भूख का साम्राज्य था और यूरोप में बेहिसाब भीड़ थी और बीमारियों का बोलबाला था। धार्मिक टकराव आम थे, धार्मिक असंतुष्टों को कड़ा दंड दिया जाता था और इस वजह से हजारों लोग यूरोप से भाग करके अमेरिका जाने लगे। 18वीं सदी तक अमेरिका में अफ्रीका से पकड़े गए या पकड़ करके लाए गए गुलामों को काम में झोंक करके यूरोपीय बाजारों के लिए कपास और चीनी का उत्पादन किया जाने लगा। 18वीं शताब्दी का काफ़ी समय बीत जाने के बाद भी चीन और भारत को दुनिया के सबसे धनी देशों में गिना जाता था और एशियाई व्यापार में भी उन्हीं का दबदबा था। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि 15वीं सदी से चीन ने दूसरे देशों के साथ अपने संबंध कम करना शुरू कर दिया और वह दुनिया से अलग थलग पड़ने लगा और चीन की घटती भूमिका और अमेरिका के बढ़ते महत्व के चलते विश्व व्यापार का केंद्र है पश्चिम की ओर खिसकने लगा और अब यूरोप भी विश्व व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र यहाँ पर बन गया था। उसके बाद में यहाँ पर ये चित्र देखते हैं, गुलामों की खरीद फरोख्त करते हुए चित्र दिखाए गए हैं। एक खरीदार नीलामी के लिए कतार में खड़े गुलामों को गौर से यहाँ पर देख रहा है ये खरीदार, और इस चित्र में 4 औरतें लंबी टोपियाँ पहने 7 पुरुषों के साथ में 2 बच्चे भी यहाँ पर बिकने के लिए यहाँ पर खड़े हैं, ये देख सकते हैं। अच्छी कीमत पाने के लिए गुलामों को अक्सर बढ़िया कपड़े पहन करके बाजार में लाया जाता था। फिर हम 19वीं शताब्दी की बात करें, 1815 से 1914 के बीच में क्या हुआ है। 1815 से 1914 की अगर हम बात करें तो 19वीं सदी में दुनिया तेजी से बदलने लगी। आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और तकनीकी कारकों से पूरे के पूरे समाजों की काया पलट कर दी थी और विदेशी संबंधों को नए दर्रे में यहाँ पर डाल दिया। अर्थशास्त्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय में 3 तरह की गतियों या प्रभावों का उल्लेख किया है। इनमें पहला प्रभाव था व्यापार का प्रभाव होता था, जो 19वीं सदी में मुख्य रूप से वस्तुओं जैसे कि कपड़ा और गेहूं आदि के व्यापार तक सीमित था। दूसरा श्रम का प्रभाव था, जिसमें लोग काम और रोजगार की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। और तीसरा जो प्रभाव था वह पूंजी का था, जिसे अल्प या दीर्घ अवधि के लिए दूर दराज के इलाकों में निवेश कर दिया जाता था। और ये 3 तरह के प्रभाव एक सिरे से या एक दूसरे से जुड़े हुए थे, लोगों के जीवन को प्रभावित करते थे। कभी कभी इन इलाकों के बीच में मौजूदा संबंध टूट भी जाते थे। उदाहरण के लिए वस्तुओं या पूंजी की आवाजाही के मुकाबले श्रमिकों की आवाजाही पर प्राय ज़्यादा शर्तें और बंदिशें लगाई जाती थी। फिर भी यदि हम इन तीनों प्रभावों का एक साथ अध्ययन करें तो 19वीं सदी की विश्व अर्थव्यवस्था का ज़्यादा अच्छी तरीके से हम समझ सकते हैं। अब विश्व अर्थव्यवस्था का उदय कैसे हुआ है उसकी अगर हम बात करें
तो इस विषय को समझने के लिए सबसे पहले औद्योगिक यूरोप में खाद्य उत्पादन और उपभोग के बदलते रुझानों पर विचार करेंगे, और बेहतर होगा कि सामान्य रूप से सभी देश भोजन के मामले में आत्मनिर्भर होने का प्रयास करते रहें। लेकिन 19वीं सदी की ब्रिटेन की बात अलग थी। अगर उस समय ब्रिटेन खाद्य आत्मनिर्भरता के रास्ते पर चलता तो वहाँ के लोगों का जीवन स्तर गिर जाता और सामाजिक तनाव यहाँ पर फैलता। तो आइए हम देखते हैं कि इस आशंका के पीछे क्या कारण था। 18वीं सदी के आखिरी दशकों में ब्रिटेन की आबादी यहाँ पर तेजी से बढ़ने लगी। नतीजा, देश में भोजन की मांग भी बढ़ी, और जैसे जैसे शहर फैले उद्योग भी बढ़ने लगे, कृषि उत्पादों की मांग भी बढ़ने लगी, कृषि उत्पाद महंगे होने लगे, और दूसरी तरफ बड़े भूस्वामियों के दबाव में सरकार ने मक्का के आयात पर भी पाबंदी लगा दी, और जिन कानूनों के सहारे सरकार ने यह पाबंदी लागू की थी उन्हें यहाँ पर कॉर्न लॉ कहा जाता था। और खाद्य पदार्थों की ऊंची कीमतों से परेशान उद्योगपति और शहरी बासिंदों ने सरकार को मजबूर किया कि कॉर्न लॉ को फौरन समाप्त कर दिया जाए। और कॉर्न लॉ को निरस्त हो जाने पर बहुत कम कीमत पर खाद्य पदार्थों का आयात यहाँ पर किया जाने लगा। आयातित खाद्य पदार्थों की लागत ब्रिटेन में पैदा होने वाले खाद्य पदार्थों से यहाँ पर कम थी, और फलस्वरूप ब्रिटिश किसानों की हालात बिगड़ने लगी, क्योंकि ये आयातित माल की कीमत का मुकाबला नहीं कर सकते थे। और विशाल भूभाग पर खेती बंद हो गई और हजारों लोग बेरोजगार हो गए। गांव से उजड़ करके वे शहरों या दूसरे देशों में यहाँ पर जाने लगे। उसके बाद में जब खाद्य पदार्थों की कीमत में गिरावट होती है तो ब्रिटेन में उपभोग का स्तर बढ़ गया, और 19वीं सदी के मध्य में ब्रिटेन की औद्योगिक प्रगति काफ़ी तेजी हो रही थी, जिससे लोगों की आय में वृद्धि हुई और इससे लोगों की ज़रूरतें बढ़ी हैं। खाद्य पदार्थों का और ज़्यादा मात्रा में आयात होने लगा। पूर्वी यूरोप, रूस, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दुनिया के हर हिस्से में ब्रिटेन का पेट भरने के लिए ज़मीनों को साफ करके खेती यहाँ पर की जाने लगी। खेती के लिए ज़मीन को साफ कर देना काफ़ी नहीं था। खेतीहर इलाकों को बंदरगाहों से जोड़ने के लिए रेलवे की भी ज़रूरत थी। ज़्यादा तादाद में माल ढुलाई के लिए नई नदियाँ बनाना और नई गोदियाँ बनाना और पुरानी गोदियों को फैलाना ज़रूरी था। नई ज़मीन पर खेती करने के लिए आवश्यक था कि दूसरे इलाकों के लोग वहाँ आकर के बसें, यानी नए घर बनाना और नई बस्तियाँ बसाना भी ज़रूरी था। और इन सारे कामों के लिए पूंजी और श्रम की यहाँ पर ज़रूरत थी। इसके लिए लंदन जैसे वित्तीय केंद्रों से पूंजी आने लगी। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे जिन स्थानों पर मजदूरों की कमी थी वहाँ लोगों को ले जा करके बसाया जाने लगा, यानी श्रम का प्रवाह यहाँ पर होता है। और 19वीं सदी में यूरोप के लगभग हम बात करें 5 करोड़ लोग अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में जा करके बस गए, और माना जाता है कि पूरी दुनिया में लगभग 15 करोड़ लोग बेहतर भविष्य की चाह में अपने घर बार छोड़ करके दूर दूर देशों में जा करके काम करने लगे थे। उसके बाद में हम बात करें जहाज़ का इंतज़ार करते हुए आयरिश यहाँ पर दिखाया गया है। अप्रवासियों का चित्र है ये 1874 का। तो इसमें हम बात करें जैसे कि 1890 तक वैश्विक कृषि है अर्थव्यवस्था सामने आ चुकी थी, और इस घटनाक्रम के साथ ही श्रम विस्थापन, रुझानों, पूंजी प्रवाह, पारिस्थितिकी और तकनीकी में गहरे बदलाव आ चुके थे। और अब भोजन किसी आसपास के गांव या कस्बे में नहीं बल्कि हजारों मील दूर से आने लगा था। और अपने खेती पर खुद काम करने वाले किसान भी खाद्य पदार्थ पैदा नहीं कर रहे थे, और अब यह काम ऐसे औद्योगिक मजदूर करने लगे थे जो संभवतः हाल ही में वहाँ आए थे और ऐसे खेतों में काम कर रहे जहाँ महज एक पीढ़ी पहले संभवतः ठेठ जंगल रहे होंगे। और खाद्य पदार्थों को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने के लिए रेलवे का इस्तेमाल किया जाता था, और रेल का नेटवर्क इसी काम के लिए बिछाया गया था। पानी के जहाज़ों से इसे दूसरे देशों में पहुँचाया जाता था, और इन जहाज़ों पर ये जो जहाज़ थे इन जहाज़ों पर दक्षिणी यूरोप, एशिया, अफ्रीका और कैरिबियाई द्वीप समूह के मजदूरों से बहुत कम वेतन पर काम करवाया जाता था। उसके बाद में हम बात करें बहुत छोटे पैमाने पर ही सही, लेकिन इसी तरह के नाटकीय बदलाव हम अपने यहाँ पंजाब में भी देख सकते हैं, जहाँ ब्रिटिश भारतीय सरकार ने अर्ध रेगिस्तानी परती ज़मीनों को उपजाऊ बनाने के लिए नहरों का जाल बिछा दिया था ताकि निर्यात के लिए गेहूं और कपास की खेती की जा सके। नई नहरों की सिंचाई वाले इलाकों में पंजाब के अन्य स्थानों के लोगों को ला करके बसाया गया। उनकी बस्तियों को कैनाल कॉलोनी यानी कि नहर बस्ती यहाँ पर कहा जा गया। भोजन तो सिर्फ एक उदाहरण मात्र था, कुछ ऐसी ही कहानी कपास की भी हो रही थी जिसकी दुनिया भर में बड़े पैमाने पर खेती की जाने लगी थी ताकि ब्रिटिश कपड़ा मूल्यों की मांग को पूरा किया जा सके। और रबड़ की कहानी भी इससे अलग नहीं थी। विभिन्न चीज़ों के उत्पादन में विभिन्न इलाकों में इतनी महारत हासिल कर ली थी कि 1820 में 1914 के बीच विश्व व्यापार में 25 से 40% की वृद्धि हो चुकी थी,
और इस व्यापार में लगभग 60% हिस्सा प्राथमिक उत्पाद यानी गेहूं और कपास जैसे कृषि उत्पाद और कोयले जैसे खनिज पदार्थों का यहाँ पर था। फिर बात करते हैं तकनीक की क्या भूमिका रहती है। अब ये घटनाक्रम है, इस घटनाक्रम में तकनीक की क्या कम भूमिका रही है। रेलवे, भाप के जहाज और टेलीग्राफ, इन सब तकनीकी बदलाव बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं। इनके बिना 19वीं सदी में आए परिवर्तनों की कल्पना नहीं की जा सकती। तकनीकी प्रगति अक्सर चौतरफा सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक कारकों का परिणाम भी होती है। उदाहरण के लिए हम बात करें, औपनिवेशीकरण के कारण यातायात और परिवहन साधनों में भारी सुधार हुए, तेज चलने वाली रेलगाड़ियां बनी, बोगियों का भार कम किया गया, जलपोतों का आकार बढ़ा, जिससे किसी भी उत्पाद को खेतों से दूर दूर के बाज़ारों में कम लागत पर और ज़्यादा आसानी से पहुंचाया जा सके। उसके बाद में यहाँ पर हम देख सकते हैं, ये जो चित्र है ये स्मिथफील्ड क्लब पशु बाजार 1851 का है, इलस्ट्रेट लंदन का है। ये मेलों में किसान अपने पालतू जानवर लाते थे जिन्हें वहाँ खरीद फरोख्त की जाती थी, और स्मिथफील्ड में लंदन का सबसे पुराना पशु बाजार था। और 19वीं सदी के मध्य में स्मिथफील्ड के पास एक विशाल मुर्गी और एक मांस बाजार खोला गया, जहाँ से देश के सभी बड़े मांस आपूर्ति केंद्रों को रेलवे लाइनें यहाँ पर बिछाई जाती थी। मांस उत्पादकों के व्यापार से इस प्रक्रिया का अच्छा अंदाजा मिलता है। 1870 के दशक तक अमेरिका से यूरोप को मांस का निर्यात नहीं किया जाता, जानवर ही भेजे जाते थे जिन्हें यूरोप ले जाकर के ही काटा जाता था। लेकिन जिंदा जानवर बहुत ज़्यादा जगह घेरते थे, बहुत सारे तो लंबे सफ़र में मर जाते थे या बीमार पड़ जाते थे, बहुतों का वजन गिर जाता था और वे खाने के लायक नहीं रह जाते थे। इसी वजह से मांस खाना एक महंगा सौदा था और यूरोप के गरीबों की पहुंच से बाहर था। दूसरी तरफ ऊंची कीमतों के कारण मांस उत्पादों की मांग और उत्पादन भी कम रहता था। नई तकनीकों के आने पर यह स्थिति बदल गई। पानी के जहाज़ों में रेफ्रिजरेशन की जो तकनीक है वो स्थापित कर दी गई, जिससे जल्दी ख़राब होने वाली चीज़ों की भी लंबी यात्राओं पर ले जाया जा सकता था। इसके अलावा यहाँ पर जलपोतों पर लादा जा रहा है मांस को, यहाँ पर अलेक्सांद्रा जलपोतों पर लादा जा रहा है। मांस का निर्यात तभी संभव हो पाया जब क्या है, जहाज़ों को ठंडा करने की व्यवस्था कर दी गई थी। इसके बाद तो जानवरों को यात्रा से पहले ही मारा जाने लगा। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड सब जगह से जानवरों की बजाय उनके मांस ही बाहर यूरोप में भेजा जाने लगा। इससे न केवल समुद्री यात्रा में आने वाला खर्चा कम हो गया, बल्कि यूरोप में मांस के दाम भी गिर गए और यूरोप के गरीबों को ज़्यादा विविधतापूर्ण खुराक मिलने लगा। पहले उनके पास सिर्फ आलू और ब्रेड होते थे, अब बहुत सारे लोगों के भोजन में मांसाहार, मक्खन व अंडे भी शामिल हो गए। जीवन स्थिति सुधरी तो देश में शांति स्थापित होने लगी और दूसरे देशों में साम्राज्यवादी मंसूबों को समर्थन यहाँ पर मिलने लगा। 19वीं सदी के आखिरी में उपनिवेशवाद की अगर हम बात करें तो 19वीं शताब्दी के आखिरी दशकों में व्यापार बढ़ा, बाजार तेजी से फैलने लगा और यह केवल फैलते बाजार और संपन्नता का दौर नहीं था। हमें इस प्रक्रिया के यहाँ पर स्वायत्त पक्ष को भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। व्यापार में इजाफे और विश्व अर्थव्यवस्था के साथ निकटता का एक परिणाम यह हुआ कि दुनिया के बहुत सारे भागों में स्वतंत्रता और आजीविका के साधन छिनने लगे। 19वीं सदी के आखिरी दशकों में यूरोपियों की विजयों से बहुत सारे कष्टदायक आर्थिक, सामाजिक और पारिस्थितिकी परिवर्तन आए हैं और औपनिवेशिक समाजों को विश्व अर्थव्यवस्था में समाहित कर लिया गया। उसके बाद में हम ये मैप देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो बेल्जियम है, यानी कि 19वीं सदी के आखिर में औपनिवेशिक अफ्रीका का ये मानचित्र है। तो यहाँ पर ये बेल्जियम है, बेल्जियन कांगो यहाँ पर हम देख सकते हैं। ब्रिटिश जैसे नाइजीरिया, आंग्ला मिस्र, उत्तरी रोडेशिया, दक्षिणी रोडेशिया, इनमें ब्रिटिश का शासन था। फ्रेंच का हम देखें जैसे कि अल्जीरिया, मोरक्को, इनमें फ्रेंच का शासन था। जर्मन की बात करें तो जर्मन जैसे कैमरून हो गया, इनमें जर्मन का शासन था। इतालवी की बात करें तो ये इतालवी, यहाँ पर इतालवी, सोमा सिल्डा ये हो गया। स्वतंत्र राज्य की बात करें तो स्वतंत्र राज्य यहाँ पर कौन सा है, ये इथियोपिया है, स्वतंत्र राज्य हो गया। तो इस तरीके से अलग अलग देख सकते हैं। पुर्तगाली की बात करें तो पुर्तगाली, अंगोला, पुर्तगाली ये अंगोला हो गया, मेडागास्कर। तो दक्षिणी अफ्रीका का ये चित्र है, मतलब चित्र के आधार पर हम देख सकते हैं कहाँ पर किसका शासन था। तो हम पाएंगे कि यहाँ पर कुछ देशों की सीमाएं तो बिल्कुल सीधी लकीर जैसी हैं। अगर कुछ देशों की सीमा बात करें, मानो फुट्टा रख करके यहाँ पर खींचा गया हो। दुर्भाग्यवश यही हुआ था कि अफ्रीका पर कब्जे की कोशिश में लगी जो प्रतिद्वंदी यूरोपीय ताकतों ने अपने अपने इलाके बांटने के लिए प्राय इसी तरीके का इस्तेमाल लिया था। 1885 में यूरोप के ताकतवर देशों की बर्लिन में यहाँ पर एक बैठक हुई जिसमें अफ्रीका के नक्शे पर इसी तरह लकीरें खींच करके उसको आपस में बांट लिया गया।
19वीं सदी के आखिर में ब्रिटेन और फ्रांस ने अपने शासन वाले जो विदेशी क्षेत्रफल में भारी वृद्धि कर ली थी। बेल्जियम और जर्मनी नई औपनिवेशिक ताकतों के रूप में सामने आए। पहले स्पेन के कब्जे में रह चुके कुछ उपनिवेशों पर कब्जा करके 1890 के दशक के आखिरी वर्षों में संयुक्त अमेरिका ने भी औपनिवेशिक ताकत यहाँ पर बन जाता है। तो औपनिवेशवाद से औपनिवेशिक समाजों की अर्थव्यवस्था और रोजी रोटी के साधनों पर क्या असर पड़ा, अगर उसकी बात करें तो मध्य अफ्रीका में सर हेनरी मार्टन स्टैनली के बारे में बात करते हैं। मध्य अफ्रीका में सर हेनरी मार्टन स्टैनली एक पत्रकार और खोजी थी और न्यूयॉर्क के हेरल्ड ने उन्हें कई साल पहले अफ्रीका गए यहाँ पर लिंग्विस्टन नामक मशीनरी की खोज करने के लिए भेजा था। उस जमाने के अन्य यूरोपीय और अमेरिकी अन्वेषकों की भांति स्टैनली भी हथियारों से लैस होकर गए थे। उन्होंने वहां जाकर के स्थानीय शिकारियों, योद्धाओं और मजदूरों को इकट्ठा किया, स्थानीय कबीलों के साथ लड़ाइयाँ लड़ी, अफ्रीकी भूदृश्य की पड़ताल की और विभिन्न इलाकों के नक्शे बनाए गए। और बाद में इन खोजों और अन्वेषणों से अफ्रीका को जीतने में मदद मिलती है। और ऐसे भौगोलिक अन्वेषण केवल वैज्ञानिक जानकारियाँ इकट्ठा करने की सामान्य इच्छा से प्रेरित नहीं होते थे और उनका साम्राज्यवादी योजनाओं से सीधा संबंध होता था। तो मध्य अफ्रीका की बात करें, मध्य अफ्रीका में सर हेनरी मार्टन स्टैनली और उनकी टोली है एलिस्टेड, इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। उसके बाद में ट्रांसवाल स्वर्ण खानों तक आवागमन की बात करें, विल्ज नदी को पार करना ट्रांसवाल की सेना और खदानों तक पहुंचने का सबसे छोटा और आसान रास्ता था। और विंड्सवार्ड्सलैंड में सोने की खोज के लिए बाद तो बीमारियां और मौत की आशंका व रास्ते की कठिनाइयों के बावजूद यूरोप के लोग इस इलाके की ओर दौड़ पड़े और 1890 के दशक तक आते आते दुनिया भर के सोना उत्पादन में अफ्रीका का जो हिस्सा है वो 20% से ऊपर जा चुका था। फिर है रीडर पेस्ट या मवेशी प्लेग की बात करें, ये किस तरीके से आया था। अफ्रीका में 1890 के दशक में रीडर पेस्ट नामक बीमारी बहुत तेज़ी से फैल गई थी। मवेशियों में प्लेग की तरह फैलने वाली इस बीमारी ने लोगों की आजीविका और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ा है। और यह इस बात का अच्छा उदाहरण है कि औपनिवेशिक समाजों पर यूरोपीय साम्राज्यवादी ताकतों के प्रभाव से बड़े पैमाने पर क्या असर पड़े हैं। उस उदाहरण से पता चलता है कि हमलों और विजयों के इस युग में दुर्घटनावश फैल गई मवेशियों की बीमारी ने तो हजारों लोगों का जीवन और भाग्य बदल करके रख दिया, दुनिया के साथ उनके संबंधों को नई नस्ल में यहाँ पर डाल दिया। प्राचीन काल से ही अफ्रीका में जमीन की कभी कोई कमी नहीं रही है, जबकि वहाँ की आबादी बहुतियों तक अफ्रीकियों की जिंदगी व कामकाजी जमीन और पालतू पशुओं के सहारे ही चलता रहा है। वहाँ पैसे और वेतन पर काम करने का चलन नहीं था। 19वीं सदी के आखिर में अफ्रीका में ऐसे उपभोक्ता सामान कम थे जिन्हें वेतन के पैसे से खरीदा जा सकता है। अगर आप अफ्रीका के किसान होते और आपके पास में ज़मीन और पालतू पशु होते जिनकी वहाँ कोई कमी नहीं थी, तो शायद आपको यह बात समझ में नहीं आती कि वेतन के लिए काम करने की क्या ज़रूरत है। 19वीं सदी के आखिर में यूरोपीय ताकतें अफ्रीका के विशाल भूक्षेत्र और खनिज भंडारों को देख करके इस महाद्वीप की ओर आकर्षित हुई। यूरोपीय लोग अफ्रीका में बागानी खेती करने और खादानों का दोहन करना चाहते थे ताकि उन्हें वापस यूरोप भेजा जा सके, लेकिन वहाँ ऐसी समस्या पेश आई जिसकी वहाँ उन्हें कोई उम्मीद नहीं थी। वहाँ के लोग तनख्वाह पर काम नहीं करना चाहते थे, मजदूरों की भर्ती और उन्हें अपने पास रोके रखने के लिए मालिकों ने बहुत सारे हथकंडे आजमा कर देख लिए, लेकिन बात नहीं बनी। उन पर भारी भरकम कर लाद दिए गए जिसका भुगतान केवल तभी किया जा सकता था जब वो क्या है काम करेंगे, यानी कि वो उस चीज़ का भुगतान है यहाँ पर तभी कर सकते हैं जब वो मजदूरों में या मिलों में काम करेंगे। उसके बाद में हम बात करें कि ये जो चित्र दिखाया गया है दक्षिणी अफ्रीका के ट्रांसवाल स्वर्ण खदानों में खुदाई करते हुए यहाँ पर मजदूर हैं वो दिखाए गए हैं। और उसी के आधार पर हम बात करें कि जब लोगों को यहाँ पर जबरन मजदूरी करने के लिए रखा गया तो उनके लिए इस तरीके की व्यवस्था कर दी कि वो खदानों में काम करेंगे या उनको भुगतान तभी किया जाएगा जब करदाता बागानों या खदानों में काम करता हो, यानी कि उनको भुगतान तभी कर सकते हैं जब करदाता देने वाला जो बागान है या खादान है उसमें वो काम करता हो। काश्तकारों को उनकी ज़मीन से हटाने के लिए उत्तराधिकार कानून भी बदल दिए गए।
नए कानूनों में यह व्यवस्था कर दी गई कि अब परिवार के केवल एक ही सदस्य को पैतृक संपत्ति मिलेगी और इस कानून के जरिए परिवार के बाकी लोगों को श्रम बाजार में ढकेलने का प्रयास किया जाने लगा। खान कर्मियों को बाड़ों में बंद कर दिया गया, उनके खुलेआम घूमने घूमने फिरने पर यहाँ पर पाबंदी लगा दी गई थी। तभी वहाँ पर क्या है, रीडर पेस्ट नामक विनाशकारी पशु रोग यहाँ पर फैल गया और अफ्रीका में रीडर पेस्ट नाम की बीमारी सबसे पहले 1880 के दशक में आखिरी सालों में दिखाई दी थी और उस समय पूर्वी अफ्रीका में एरिट्रिया पर हमला कर रहे थे और यहाँ पर इतालवी सैनिकों का पेट भरने के लिए दक्षिण देशों में से यहाँ पर जानवर लाए जाते थे और बीमारी ब्रिटिश आधिपत्य वाले एशियाई देशों में आए उन्हीं जानवरों के जरिए यहाँ पर पहुँची है। अफ्रीका के पूर्वी हिस्से में से महाद्वीप में दाखिला होने वाली यह बीमारी जंगल की आग की तरह पश्चिम अफ्रीका की तरफ बढ़ने लगी और 1892 में यह अफ्रीका के अटलांटिक तट तक पहुंच गई और 5 साल बाद यह केप यानी कि अफ्रीका का जो दूर दक्षिणी भाग है वहां तक पहुंच गई और रीडर पेस्ट ने अपने रास्ते में आने वाले 90% मवेशियों को यहाँ पर क्या है, मौत के घाट उतार दिया। और पशुओं के खत्म हो जाने से अफ्रीकियों की जो रोजी रोटी के साधन भी खत्म हो गए थे और अपनी सत्ता को और मजबूत करने और अफ्रीकियों को श्रम बाजार में धकेलने के लिए वहाँ के बागान मालिकों और खान मालिकों और औपनिवेशिक सरकारों ने बचे कुचे पशु भी अपने कब्जे में ले लिए। बचे कुचे जो पशु संसाधनों पर कब्जे से यूरोपीय औपनिवेशकारों को पूरी अफ्रीका को जीतने व गुलाम बना लेने का बेहतरीन मौका यहाँ पर हाथ लग जाता है और 19वीं सदी की दुनिया के अन्य भागों पर पश्चिम आक्रमण और विजय के जो परिणाम हैं उनकी ऐसी ही कहानियाँ यहाँ पर देखी जा सकती हैं। भारत से अनुबंधित श्रमिक किस तरीके से गए थे, तो भारत से अनुबंधित श्रमिकों का जाना हम देखते हैं। से अनुबंधित यानी कि गिरमिटिया श्रमिकों को ले जाया जाना भी 19वीं सदी की दुनिया की विविधता को प्रतिबिंबित करता है और यह तेज आर्थिक वृद्धि के साथ साथ जनता के कष्टों में वृद्धि और कुछ लोगों की आय में वृद्धि और दूसरों के लिए बेहिसाब गरीबी और कुछ क्षेत्रों में भारी तकनीकी प्रगति और दूसरे क्षेत्रों में
यहाँ पर हम देखते हैं भारत से अनुबंधित श्रमिकों को ले जाना। तो भारत से किस तरीके से अनुबंधित श्रमिकों को ले जाया गया, जिसे हम अनुबंधित का मतलब होता है गिरमिटिया, या हम कह सकते हैं अनुबंधित श्रमिकों को ले जाना। जैसे 19वीं सदी की दुनिया की विविधता को प्रतिबिंबित करता है, भारत से अनुबंधित श्रमिकों को ले जाना भी हमारा जो 19वीं सदी की दुनिया की जो विविधता है उसको यहाँ पर प्रतिबंधित करता है या फिर प्रतिबिंबित करता है, यानी कि दर्शाता है कि 19वीं सदी में क्या हो रहा था, क्या चल रहा था। यह तेज आर्थिक वृद्धि के साथ साथ जनता के कष्टों में वृद्धि, कुछ लोगों की आय में वृद्धि और दूसरों के लिए बेहिसाब गरीबी, कुछ क्षेत्रों में भारी तकनीकी प्रगति और दूसरे क्षेत्रों में उत्पीड़न के नए रूपों का या नए रूपों की इजादगी, ये जो दुनिया है ये यहाँ पर दिखाई गई है। उसके बाद में 19वीं सदी में भारत और चीन के लाखों मजदूरों को बागानों, खादानों और सड़क व रेलवे निर्माण परियोजनाओं में काम करने के लिए लाया जाता था। भारतीय अनुबंधित श्रमिकों को खास तरह के अनुबंध व एग्रीमेंट के तहत लाया जाता था, और जब ये खास तरह के एग्रीमेंट के तहत यहाँ पर लाया जाता था तो इन अनुबंधों में यह शर्त होती थी कि यदि मजदूर अपने मालिकों के बागानों में 5 साल तक काम कर लेंगे तो वे क्या है, स्वदेश लौट सकते हैं। इस तरीके की शर्त इनमें रखी जाती थी। फिर भारत के ज़्यादातर अनुबंधित श्रमिक मौजूदा पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य भारत और तमिलनाडु के सूखे इलाकों से जाते थे, और 19वीं सदी के मध्य में इन इलाकों में भारी बदलाव आने लगे थे। कुटीर उद्योग यहाँ पर खत्म हो रहे थे। फिर ज़मीन का भाड़ा है यहाँ पर बढ़ गया था। खानों और बागानों के ज़मीनों को साफ़ किया गया खानों और बागानों के लिए, और इन परिवर्तनों से गरीबों के जीवन पर गहरा असर पड़ा है। वे बटाई पर ज़मीन तो कर लेते थे लेकिन उनका भाड़ा नहीं चुका पाते थे। उन पर कर्जा चढ़ने लगता है। काम की तलाश में उन्हें अपने घर बार यहाँ पर छोड़ने पड़ते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये जो चित्र दिखाया गया है, त्रिनिदाद के एक कोको बागान में काम करते भारतीय गिरमिटिया मजदूर है 19वीं सदी के प्रारंभ में यहाँ पर दिखाए गए हैं। भारतीय अनुबंधित श्रमिकों को मुख्य रूप से कैरिबियाई द्वीप समूह यानी कि मुख्यतः गुयाना और सूरीनाम, मॉरिशस व फिजी ले जाया जाता था, और तमिल अप्रवासी सीलोन व मलाया जाकर के काम करते थे। बहुत सारे अनुबंधित श्रमिकों को असम के चाय बागानों में काम करवाने के लिए भी यहाँ पर भेजा जाता था। मजदूरों की भर्ती का काम है मालिकों के एजेंट के लिए किया करते थे, यानी कि मजदूरों की जो भर्ती है उसका काम मालिकों के एजेंट किया करते थे। एजेंट को कमीशन मिलता था। बहुत सारे अप्रवासी अपने गांव में होने वाले उत्पीड़न और गरीबी से बचने के लिए इन अनुबंधों को यहाँ पर मान लेते थे। एजेंट भी भावी अप्रवासियों को फुसलाने के लिए झूठी जानकारियाँ दे देते थे। कहाँ जाना है, यात्रा के साधन क्या होंगे, क्या करना होगा, नई जगह पर काम व जीवन के हालात कैसे होंगे, इस बारे में उन्हें सही जानकारी नहीं दी जाती थी। बहुत सारे अप्रवासियों को तो यह भी नहीं बताया जाता था कि उन्हें लंबी समुद्री यात्राओं पर जाना है। अगर कोई मजदूर अनुबंध के लिए राजी नहीं होता था तो एजेंट उसका अपहरण कर लेते थे। 19वीं सदी के इस अनुबंध व्यवस्था को बहुत सारे लोगों ने नई दास प्रथा का नाम दिया। बागानों में या कार्यस्थल पर पहुंचने के बाद मजदूरों को पता चलता था यहाँ वैसे हालात नहीं है। नए जीवन का कार्य और स्थितियाँ कटी। मजदूरों के पास कानूनी अधिकार कहने भर के ही नहीं थे। इसके बावजूद मजदूरों ने भी जिंदगी बसर करने के लिए अपने तरीके ढूंढ निकाले। बहुत सारे लोग तो भागकर जंगलों में चले गए, और अगर ऐसे मजदूर पकड़े, बहुतों ने अपनी पुरानी और नीतियों का सम्मिश्रण करते हुए व्यक्तिगत और सामूहिक आत्म अभिव्यक्ति के नए रूप यहाँ पर खोज लिए थे। और त्रिनिदाद में मुहर्रम के सालाना जुलूस को एक विशाल उत्सवी मेले के रूप में दिया जाता था, और इस मेले में हौसो यानी कि इमाम हुसैन के नाम पर नाम दिया गया था। इसमें सभी धर्मों और नस्लों के मजदूर हिस्सा लेते थे। और इसी प्रकार रास्ताफारियानवाद नामक जो विद्रोही धर्म है, जिसे जमैका के रेगे गायक वाव मॉर्वे ने ख्याति के शिखर पर पहुंचा दिया, इसमें भी भारतीय अप्रवासियों कैरिबियाई द्वीप समूह के बीच इन
संबंधों की झलक है। त्रिनिदाद और गुयाना में मशहूर चटनी म्यूजिक भी पहुंचने के बाद सामने आई रचनात्मक अभिव्यक्ति का ही उदाहरण है। सांस्कृतिक समागम के ये स्वरूप एक नई वैश्विक दुनिया, एक ऐसी प्रक्रिया थी जिसमें अलग अलग स्थानों की चीजें आपस में घुल मिल जाती थी और उनकी मूल भावना और विशिष्टताएं गुम हो जाती थी और बिल्कुल नया रूप यहाँ पर सामने अगर शिनाख्त के लिए गिरमिटिया मजदूरों का चित्र हम देखें, यहाँ पर मालिकों के लिए इन मजदूरों का नाम नहीं बल्कि उनकी संख्या ही यहाँ पर महत्व होता था। उसके बाद में ज़्यादातर अनुबंधित श्रमिक अनुबंध समाप्त हो जाने के बाद भी वापस नहीं लौटे और जो वापस लौटे उनमें से अधिकांश केवल कुछ समय तक बिता करके फिर अपने नए ठिकानों पर वापस चले गए और इसी कारण इन देशों में भारतीय मूल के लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा पाई जाती है। और यहाँ पर नोबेल पुरस्कार विजेता साहित्यकार BS नायपाल का नाम सुना है। आप में से कुछ लोगों ने वेस्ट इंडीज के क्रिकेट खिलाड़ी शिव नरेन चंद्रपाल और राम नरेश सरवन का नाम तो सुना है। क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि उनके नाम हम भारतीय जैसे क्यों हैं? इसकी वजह यह है कि वे भारत से गए अनुबंधित मजदूरों के ही वो वंशज हैं। तो अनुबंधित जो श्रमिक थे गिरमिटिया मजदूर, उनका अनुबंध का फॉर्म यहाँ पर दिखाया गया है और एक गिरमिटिया मजदूर की हम आप बीती यहाँ पर देख सकते हैं कि वो क्या कह रहा है। तो गिरमिटिया मजदूर है एक रामनारायण तिवारी जो कि भारत से गया था। रामनारायण तिवारी भारत से गए गिरमिटिया मजदूरों में से थे और जिन्होंने 20वीं सदी की शुरुआत में डेमिरारा में 10 साल काम किया था और उनके संस्करण का एक अंश यहाँ पर पेश करते हैं कि तमाम कोशिशों के बावजूद मैं उन कामों को ठीक से नहीं कर पाया जो मुझे सौंपे गए थे। कुछ ही दिनों के भीतर मेरे हाथ सब जगह से छिल गए थे और मैं हफ्ते भर तक काम पर नहीं जा पाया, जिसके लिए मुझे सजा दी गई। 14 दिन जेल में काटने पड़े। नए अप्रवासियों को काम बहुत भारी पड़ता था और वे दिन भर में अपना काम पूरा नहीं कर पाते थे। अगर काम संतोषजनक ढंग से पूरा न हुआ तो तनख्वाह भी काट ली जाती थी, इसलिए बहुत सारे लोगों को उनका पूरा वेतन नहीं मिल पाता था। उन्हें तरह तरह की यहाँ पर सजा दी जाती थी। दरअसल मजदूरों को अपने अनुबंध की अवधि भारी मुश्किलों में यहाँ पर बितानी पड़ती थी। फिर बात करें विदेश में भारतीय उद्यमी की, अगर बात करें विदेश में भारतीय उद्यमी जो है विश्व बाजार के लिए खाद्य पदार्थ और फसलें उगाने के वास्ते पूंजी की आवश्यकता थी। बड़े बागानों के लिए तो बाजार और बैंकों से पैसा लिया जा सकता था, लेकिन छोटे मोटे किसानों का क्या होता? यही से देसी साहूकार और महाजन दृश्य में आते हैं। क्या आपने शिकारीपुरी और सराफ और यहाँ पर नट्टू कोटई चेट्टियारों के बारे में सुना है? ये बहुत सारे बैंकरों और व्यापारियों में से थे जो मध्य और दक्षिणी पूर्वी एशिया में निर्यातोन्मुखी खेती के लिए कर्जे देते थे, यानी कि निर्यात ऐसी खेती करने के लिए कर्ज देते थे जिस खेती का निर्यात किया जा सके और इसके लिए वे या तो अपनी जेब से पैसा लगाते थे या यूरोपीय बैंकों से कर्जा लेते थे। उनके पास दूर दूर तक पैसे पहुंचाने की एक व्यवस्थित पद्धति होती थी। यहाँ तक कि उन्होंने व्यावसायिक संगठनों और जो क्रियाकलापों के देसी स्वरूप भी यहाँ पर विकसित कर लिए थे। अफ्रीका में यूरोपीय उपनिवेश के पीछे पीछे भारतीय व्यापारी और महाजन भी जा पहुँचे। हैदराबादी सिंधी व्यापारी तो यूरोपीय उपनिवेशों से आगे जा कर के निकले हैं और 1860 के दशक से उन्होंने दुनिया भर के बंदरगाहों पर अपने बड़े बड़े यहाँ पर एम्पोरियम खोल दिए और इन दुकानों में सैलानियों को आकर्षक स्थानीय और विदेशी चीज़ें मिलती थी और यह एक फलता फूलता कारोबार था, क्योंकि सुरक्षित और आरामदेह जलपोतों के आ जाने से सैलानियों की संख्या में दिनों दिन यहाँ पर बढ़ने लगती है। फिर बात करते हैं भारतीय व्यापार, उपनिवेशवाद और वैश्विक व्यवस्था की। भारत में पैदा होने वाले महीन कपास का यूरोपीय देशों को निर्यात किया जाता था। औद्योगिकरण के बाद ब्रिटेन में भी कपास का उत्पादन बढ़ने लगा था और इसी कारण वहां के उद्योगपतियों ने सरकार पर दबाव डाला कि वह कपास के आयात पर रोक लगाए और स्थानीय उद्योगों की रक्षा करे। और फलस्वरूप क्या होता है? फलस्वरूप यहाँ पर ब्रिटेन में आयातित कपड़ों पर सीमा शुल्क थोप दिए गए। वहाँ महीन भारतीय कपास का आयात यहाँ पर कम होने लगा। और उसके बाद में हम बात करें कि जब ये आयात यहाँ पर कम होने लगा तो ईस्ट इंडिया कंपनी का हाउस लंदन ये दिखाया गया है। ईस्ट इंडिया कंपनी की दुनिया भर में चलने वाले कार्यों का केंद्र यहाँ पर यहीं था। ये जो चित्र दिखाया गया है ये ईस्ट इंडिया कंपनी का दुनिया भर में जो भी कार्य चल रहे थे उनका केंद्र
यही था, जिसको ईस्ट इंडिया कंपनी हाउस लंदन के नाम से जाना जाता है। फिर क्या हुआ, 19वीं शताब्दी की शुरुआत से ही ब्रिटिश कपड़ा उत्पादक दूसरे देशों में भी अपने कपड़े के लिए नए नए बाजार ढूंढने लगे। सीमा शुल्क की व्यवस्था के कारण ब्रिटिश बाजारों से बेदखल हो जाने के बाद भारतीय कपड़ों को दूसरे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी भारी प्रतिस्पर्धा का यहाँ पर सामना करना पड़ा है। और यदि भारतीय निर्यातों के आंकड़ों का अध्ययन करें तो पता चलता है कि सूती कपड़ों के निर्यात में लगातार गिरावट का रुझान भी यहाँ पर दिखाई देता है। और सन 1800 के आसपास निर्यात में सूती कपड़े का प्रतिशत जो 30 था, जो 1815 में घट करके 15% रह गया, और 1870 तक यह अनुपात केवल 3% रह गया था। तो फिर भारत ने किन चीज़ों का निर्यात किया, आंकड़ों के माध्यम से फिर एक हम नाटकीय कहानी के सामने आते हैं। जैसे कि हम बात करें आंकड़ों से, अगर बात करें यहाँ पर सूरत और उसके साथ बहने वाली नदी का दूर से देखने वाला ये दृश्य दिखाया गया है। 17वीं सदी के दौरान और 18वीं सदी के शुरुआती सालों में सूरत पश्चिमी भारत से होने वाले समुद्री व्यापार का ये मुख्य केंद्र था। और फिर यहाँ पर क्या है, निर्मित वस्तुओं का निर्यात घटता जा रहा था और उतनी ही तेज़ी से कच्चे मालों का निर्यात यहाँ पर बढ़ता जा रहा था। 1812 से 1871 के बीच कच्चे कपास का निर्यात है वो 5% से बढ़कर के 35% तक पहुँच गया था। अब कपड़ों की रंगाई के लिए इस्तेमाल होने वाला नील का भी कई दशक तक बड़े पैमाने पर निर्यात होता रहा है। जैसा कि हमने पढ़ा है कि 1820 के दशक से चीन की बड़ी मात्रा में अफीम का निर्यात यहाँ पर चीन से किया जाता था। और कुछ समय तक जब यहाँ पर चीन को बड़ी मात्रा में भारत से 1820 के दशक में बड़ी मात्रा में अफीम का यहाँ पर निर्यात किया जाता था चीन को, तो कुछ समय तक तो भारतीय निर्यात में जो अफीम का हिस्सा है वो सबसे ज़्यादा था। ब्रिटेन की सरकार भारत में अफीम की खेती करवाना चाहती थी, उसे चीन को निर्यात कर देती थी। अफीम के निर्यात से जो पैसा मिलता था उसके बदले चीन से ही चाय और दूसरे पदार्थों का आयात किया जाता था। और 19वीं शताब्दी की अगर हम बात करें, 19वीं शताब्दी में भारतीय बाज़ारों में ब्रिटिश औद्योगिक उत्पादों की मांग की यहाँ पर बाढ़ सी आ जाती है। भारत से ब्रिटेन और शेष विश्व को भेजे जाने वाले खाद्यान्न और कच्चे मालों के निर्यात में इजाफा हुआ। ब्रिटेन से जो माल भारत भेजा जाता था उसकी कीमत भारत से ब्रिटेन भेजे जाने वाले माल की कीमत से बहुत गुना ज़्यादा थी। और भारत के साथ ब्रिटेन हमेशा व्यापार अधिशेष की अवस्था में रहता था। इसका मतलब है कि आपसी व्यापार में हमेशा ब्रिटेन को ही फायदा रहता था। ब्रिटेन इस मुनाफे के सारे दूसरे देशों के साथ होने वाले व्यापारिक घाटे की भरपाई कर लेता था। और बहुपक्षीय बंदोबस्त ऐसे ही काम करता था। इसमें एक देश के मुकाबले दूसरे देश को होने वाले घाटे की भरपाई किसी तीसरे देश के साथ व्यापार में मुनाफा कमा करके कर दी जाती थी। ब्रिटेन के घाटे की भरपाई में मदद देते हुए भारत ने 19वीं सदी की विश्व अर्थव्यवस्था का रूप तय करने में एक अहम भूमिका निभाई है। ब्रिटेन के व्यापार से जो अधिशेष हासिल होता था उससे तथाकथित होम चार्जेज यानी कि देसी खर्चे का निपटारा होता था। और इसके तहत ब्रितानी अफसरों और व्यापारियों के द्वारा अपने घरों में भेजी गई निजी रकम, भारतीय और बाहरी कर्जे पर ब्याज और भारत में काम कर चुके ब्रितानी अफसरों की पेंशन यहाँ पर शामिल थी। अगर हम यहाँ पर ये चित्र देखें, ये 17वीं सदी में या 17वीं सदी के अंत में भारत को शेष विश्व से जोड़ने वाले व्यापारिक मार्ग बताए गए हैं। अगर हम यहाँ पर ज़मीनी मार्ग की बात करें तो ज़मीनी मार्ग कौन कौन से हैं, तो ज़मीनी मार्गों की बात करें जैसे कि ये भारत है हमारा, तो भारत से ज़मीनी मार्ग मोजाम्बिक जा सकते हैं ज़मीनी मार्ग के लिए, मोम्बास जा सकते हैं भारत से। इधर हम देखें गोवा वाला एरिया है, गोवा से यहाँ पर जा सकते हैं, गोवा से सीधा भी जा सकते हैं। इधर माचा, लाल सागर, उधर हम देखें ये हिंद महासागर वाला एरिया है, हिंद महासागर से आचे, मलक्का, बटाविया, वेटम, ये यहाँ पर केटन है, केटन भी जा सकते हैं मलक्का होते हुए। ये हुगली, पश्चिम बंगाल हुगली से यहाँ पर मलक्का, मलक्का से केटन भी जा सकते हैं। इधर हम देखें यहाँ पर घूम करके गुजरात से, सूरत से हम मछलीपट्टनम भी जा सकते। और ऊपर हम देखें मैप में जो बुखारा है, यारकंद है, लाहौर है, बंदर अब्बास है, तो ये जगह जगह पर हम जा सकते हैं। और अगर हम किसकी बात करें, ज़मीनी मार्ग की बात करें, तो ज़मीनी मार्ग जो हम देखें, ये ज़मीनी मार्ग है जो हम यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो डॉट दिखा रखा है जैसे बुखारा, ओलंपो, बंदर अब्बास, लाहौर वाला, लाहौर सूरत से कनेक्ट था, इधर भी कनेक्ट है, यारकंद। और अगर हम बात करें बंदरगाहों की, बंदरगाहों से होने वाला व्यापार की मात्रा,
तो जैसे कि बंदरगाहों से क्या है, जो जो गोल गोल में दिखाए गए हैं वो बंदरगाह है हमारे। जैसे माचा हो गया, गोवा हो गया, मछलीपट्टनम हो गया, केटम हो गया, और बटाविया हो गया। ये जो जगह हैं, इनसे हमें पता चलता है कि बंदरगाहों से किस तरीके से व्यापार यहाँ पर होता था। इसके बाद में हम बात करते हैं महायुद्धों के बीच में अर्थव्यवस्था किस तरीके से भारत की रही है, क्योंकि महायुद्ध चल रहे थे। तो महायुद्धों के बीच में भारत की अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करें, अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति रही है, तो पहला महायुद्ध मुख्य रूप से क्या है, यूरोप से जुड़ा हुआ है। पहला महायुद्ध मुख्य रूप से यूरोप से जुड़ा गया है, जिसके लेकिन उसके असर हैं सारी दुनिया पर महसूस किए गए हैं। हम जिन चीज़ों पर विचार करेंगे उनका दृढ़तापूर्वक महत्वपूर्ण प्रभाव यह रहा है कि इस युद्ध में विश्व अर्थव्यवस्था में ऐसे संकट धकेल दिया था इस युद्ध की वजह से, जिससे उभरने में दुनिया को 3 दशक से ज़्यादा समय लग गया है। और इस दौरान पूरी दुनिया में चौतरफा आर्थिक और राजनीतिक अस्थिरता बनी रही, और अंत में मानवता एक और विनाशकारी महायुद्ध के नीचे यहाँ पर करारने लगी। नेक्स्ट हम देखेंगे युद्धकालीन रूपांतर किस तरीके से हुआ है। मेरे साड़ी वाली की गुल्ला रही
दे अभी। इसका होगा मुझसे लगा रहा हूँ। मारियो छोकतई। अब बात करते हैं हम महायुद्धों के बीच में अर्थव्यवस्था के बाद हम बात करें युद्धकालीन रूपांतरण किस तरीके से हुआ है। तो युद्धकालीन जो रूपांतरण हुआ है, पहला विश्व युद्ध है 2 खेमों के बीच में लड़ा गया था। मित्र राष्ट्र यानी कि ब्रिटेन, फ्रांस और रूस थे, और दूसरे पाले में केंद्रीय शक्तियां यानी कि जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी और ऑटोमन साम्राज्य थे। अगस्त 1914 में जब युद्ध शुरू हुआ तो उस समय बहुत सारी सरकारों को यही लगता था कि जो युद्ध है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्रिसमस तक ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और युद्ध है यहाँ पर चलता रहा। और यह युद्ध है 4 साल से भी ज़्यादा समय तक चलता रहा। मानव सभ्यता के इतिहास में ऐसा, और इस युद्ध में दुनिया के सबसे अगुआ औद्योगिक राष्ट्र एक दूसरे से जूझ रहे थे और शत्रुओं को नेस्ता नाबूद करने के लिए उनके पास बेहिसाब आधुनिक औद्योगिक शक्ति इकट्ठा हो चुकी थी। यह पहला औद्योगिक, या हम कह सकते हैं यह पहला आधुनिक औद्योगिक युद्ध था। और इस युद्ध में क्या किया गया था, इस युद्ध में मशीन गनों, टैंकों, हवाई जहाज़ों और राइफलों का भयानक पैमाने पर इस्तेमाल किया गया था, और ये सभी चीज़ें आधुनिक उद्योगों की देन थी। और युद्ध के लिए दुनिया भर से असंख्य सिपाहियों की भर्ती की जानी थी। उन्हें विशाल जलपोतों व रेलगाड़ियों में भर करके युद्ध के मोर्चे पर ले जाया जाना था। और इस युद्ध ने मौत और विनाश की ऐसी विभीषिका रची कि औद्योगिक पहले और औद्योगिक शक्ति के बिना कल्पना नहीं की जा सकती है। युद्ध में 90 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए और 2 करोड़ लोग यहाँ पर घायल हुए। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान एक हथियार फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर हम यहाँ पर देख सकते हैं। युद्ध की जरूरतों को पूरा करने के लिए तेजी से इजाफा हुआ। मृतक और घायलों में से ज़्यादातर कामकाजी उम्र के लोग थे, और इस महाविनाश के कारण यूरोप में कामकाज के लायक लोगों के परिवार के सदस्य घट जाने से युद्ध के बाद परिवारों की आय भी यहाँ पर गिर गई थी। युद्ध संबंध की सामग्री का उत्पादन करने के लिए उद्योगों का पुनर्गठन किया गया। युद्ध की जरूरतों के मद्देनजर पूरे के पूरे समाजों को यहाँ पर बदल दिया गया, और मर्द मोर्चे पर यहाँ पर जाने लगे तो उन कामों को संभालने के लिए घर की औरतों को बाहर आना पड़ा, जिन्हें अब तक केवल मर्दों का ही काम माना जाता था। युद्ध के कारण दुनिया के कुछ सबसे शक्तिशाली आर्थिक ताकतों के बीच आर्थिक संबंध टूट गए थे, और अब वे देश एक दूसरे से बदला लेने पर उतारू थे। और इस युद्ध के लिए ब्रिटेन को अमेरिकी बैंकों और अमेरिकी जनता से भारी कर्जा लेना पड़ा। फलस्वरूप इस युद्ध ने अमेरिका को कर्जदार की बजाय कर्ज, और कहने का आशय के बाद दूसरे देशों में अमेरिका व उसके नागरिकों की संपत्तियों की कीमत है। अमेरिका में दूसरे देशों की सरकारों या उन नागरिकों के स्वामित्व और नियंत्रण वाली संपदाओं से कहीं ज़्यादा हो चुकी थी। युद्धोत्तर सुधार की अगर हम बात करें, यानी युद्ध के बाद में किस तरीके से सुधार होते हैं,
युद्ध के बाद आर्थिक स्थिति को पटरी पर लाने का रास्ता काफ़ी मुश्किल साबित हुआ। युद्ध से पहले ब्रिटेन दुनिया का सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी और युद्ध के बाद सबसे लंबा संकट उसे ही झेलना पड़ा। और जिस समय ब्रिटेन युद्ध से जूझ रहा था उस समय भारत और जापान में उद्योग विकसित होने लगे थे। युद्ध के बाद भारतीय बाजार में पहले वाली वर्चस्वशाली जो स्थिति है प्राप्त करना ब्रिटेन के लिए बहुत मुश्किल हो गया था। अब उस जापान से भी मुकाबला करना सो अलग। युद्ध के खर्चे की भरपाई करने के लिए ब्रिटेन ने अमेरिका से जमकर कर्जे लिए और इसका परिणाम यह हुआ कि युद्ध खत्म हो जाने तक ब्रिटेन भारी विदेशी कर्जों में यहाँ पर डूब चुका था और युद्ध के कारण आर्थिक उछाल का माहौल पैदा हो गया। और क्योंकि मांग और उत्पादन और रोजगार में भारी इजाफा हुआ, पर जब युद्ध के कारण पैदा हुआ उछाल शांत होने लगा तो उत्पादन यहाँ पर गिरने लगा, बेरोजगारी यहाँ पर बढ़ने लगी। दूसरी ओर सरकार ने भारी भरकम युद्ध संबंधी व्यय में कटौती शुरू कर दी थी ताकि शीतकालीन करों के सारे ही उसकी भरपाई की जा सके। और इन सारे प्रयासों से रोजगार के भारी तादाद यहाँ पर खत्म हो गए थे। 1921 में हर 5 में से एक ब्रिटिश मजदूर के पास काम नहीं था और रोजगार के बारे में बेचैनी और अनिश्चितता युद्ध के बाद में युद्धोत्तर वातावरण का अंग यहाँ पर बन गई। बहुत सारी कृषि आधारित अर्थव्यवस्था भी संकट में थी। उदाहरण के लिए हम देखें गेहूं उत्पादकों की हालात पर भी विचार कीजिए। युद्ध से पहले पूर्वी यूरोप विश्व बाजार में गेहूं की आपूर्ति करने वाला एक बड़ा केंद्र था और युद्ध के दौरान यह आपूर्ति अस्त व्यस्त हो गई। कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में भी गेहूं की पैदावार अचानक बढ़ने लगी, लेकिन जैसे ही युद्ध समाप्त हुआ पूर्वी यूरोप में गेहूं की पैदावार सुधरने लगी और विश्व बाजार की अति के हालात पैदा हो गए और अनाज की कीमतें गिर गई, ग्रामीण आय कम हो गई, किसान गहरे कर्ज संकट में यहाँ पर फंस गए थे। बड़े पैमाने पर उत्पादन और उपभोग की अगर हम बात करें, अमेरिका में सुधार की गति तेज रही है और यह हम पहले भी देख चुके हैं कि युद्ध से अमेरिका की अर्थव्यवस्था में कितना फायदा पहुंचा था। और युद्ध के बाद में कुछ समय के लिए अमेरिका अर्थव्यवस्था को झटका लगा, लेकिन 20 के दशक के शुरुआती सालों से ही अमेरिकी अर्थव्यवस्था तेजी से तरक्की के रास्ते पर यहाँ पर बढ़ने लगी। तो फैक्ट्री के बाहर कतार में खड़ी तो होता क्या है, औद्योगिक उत्पादन की विशेषता ही बन गया। कार निर्माता हेनरी फोर्ड वृहद उत्पादन के विख्यात प्रेरणाता थे। उन्होंने शिकागो के एक बूचड़ खाने की असेंबली लाइन की तर्ज पर यहाँ पर क्या है डेट्रॉयट के अपने कारखाने में आधुनिक असेंबली लाइन स्थापित की। शिकागो और बूचड़ खाने में मरे हुए जानवरों को एक कन्वेयर बेल्ट पर रख दिया जाता था और उसके दूसरे सिरे पर यहाँ पर खड़े मांस विक्रेता अपने हिस्से का मांस उठा करके निकलते जाते थे। यह देखकर ये भी असेंबली लाइन का तरीका समय और पैसे दोनों के लिहाज से क्या है किफ़ायती साबित हो सकता है। असेंबली लाइन पर मजदूरों को एक ही काम जैसे कि कार के किसी खास पुर्जे को ही लगा मशीनी ढंग से बार बार करते रहना होता था। काम की रफ्तार इस बात से तय होती थी कि कन्वेयर बेल्ट किस रफ्तार से चलती है। यह काम की गति बढ़ा करके प्रत्येक मजदूर की उत्पादकता बढ़ाने वाला तरीका था। कन्वेयर बेल्ट के साथ खड़े होने के बाद कोई मजदूर अपने काम में ढील करने या कुछ पल के लिए भी अवकाश लेने का जोखिम नहीं उठा सकता था और इस व्यवस्था में मजदूर अपने साथियों के साथ बातचीत भी नहीं कर सकते थे। इसका नतीजा यह हुआ कि हेनरी फोर्ड के कारखाने की असेंबली लाइन से हर 3 मिनट में एक कार तैयार होकर के निकलने लगी और इससे पहले की पद्धतियों के मुकाबले यह रफ्तार कई गुना ज़्यादा थी। टी मॉडल नामक कार वृहद उत्पादन पद्धति से बनी पहली कार थी। शुरुआत में क्या होता है, शुरुआत में फोर्ड फैक्ट्री के मजदूरों को असेंबली लाइन पर पैदा होने वाली यहाँ पर थकान झेलने में काफ़ी मुश्किलें महसूस हुई क्योंकि वे उसकी रफ्तार को किसी भी तरह नियंत्रित नहीं कर सकते थे। बहुत सारे मजदूरों ने काम छोड़ दिया था और इस सुनने के लिए फोर्ड ने हताश होकर के जनवरी 1914 से वेतन दुगना यानी कि $5 प्रतिदिन कर दिया गया। साथ ही उन्होंने अपने कारखानों में ट्रेड यूनियन गतिविधि पर भी पाबंदी लगा दी थी।
तनख्वाह बढ़ाने से हेनरी फोर्ड के मुनाफे में काफ़ी कमी आ गई। उनकी भरपाई करने के लिए वे अपनी असेंबली लाइन की रफ्तार बार बार बढ़ाने लगे। उनके मजदूरों पर काम का बोझ लगातार बढ़ता रहता था और अपने इस फैसले से फोर्ड बहुत संतुष्ट थे और कुछ समय बाद उन्होंने कहा कि लागत कम करने के लिए अपनी ज़िंदगी में उन्होंने इससे अच्छा फैसला कभी नहीं लिया है। फोर्ड के द्वारा अपनाई गई उत्पादन पद्धतियों को जल्दी ही पूरे अमेरिका में अपनाया जाने लगा और 20 के दशक में यूरोप में भी उसकी नकल की जाने लगी और वृहद उत्पादन पद्धति ने इंजीनियरिंग आधारित चीज़ों की लागत और कीमत में कमी ला दी थी। बेहतर वेतन के चलते अब बहुत सारे मजदूर भी कार जैसे टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं खरीद सकते थे और 1919 में अमेरिका में 20 लाख कारों का उत्पादन होता था और 1929 में बढ़कर के 50 लाख कार प्रति वर्ष से ऊपर जा पहुंचा था और इसके साथ ही बहुत सारे लोग फ्रिज, वॉशिंग मशीन, रेडियो, ग्रामोफोन और प्लेयर्स आदि भी खरीदने लगे थे और ये सब चीज़ें हायर परचेज व्यवस्था के तहत खरीदी जाती थी, यानी लोग ये सारी चीज़ें कर्जे पर खरीदते थे और उनकी कीमत साप्ताहिक या मासिक किस्तों में चुकाई जाती थी। मकानों के निर्माण और निजी मकानों की संख्या में वृद्धि से फ्रिज, वॉशिंग मशीन आदि उपकरणों की मांग में इजाफा हुआ है। उल्लेखनीय है कि घरों का निर्माण और खरीद कर्जे पर ही की जा रही थी। 1920 के दशक में आवास और निर्माण क्षेत्र में आए उछाल से अमेरिकी संपन्नता का आधार पैदा हो चुका था। मकानों के निर्माण और घरेलू जरूरतों की चीज़ों में निवेश से रोजगार की मांग बढ़ती गई। लोगों के लिए ज़्यादा निवेश की जरूरत थी, जिससे और नए रोजगार और आमदनी में वृद्धि यहाँ पर होने लगती थी। 1923 में अमेरिका शेष विश्व की पूंजी का निर्यात दोबारा करने लगा और वह दुनिया में सबसे बड़ा कर्जदाता देश यहाँ पर अमेरिका के द्वारा आयात और पूंजी निर्यात से यूरोपीय अर्थव्यवस्थाओं को भी संकट से उबरने में मदद मिली। अगले 6 साल में विश्व व्यापार और काफ़ी यहाँ पर सुधार आया है। महामंदी के दौरान यहाँ पर अप्रवासी खेत मजदूर का बेघर और भूखा परिवार यहाँ पर हम देख सकते हैं, लेकिन यह स्थिति है लंबे समय तक कायम नहीं रही। 1929 तक आते आते दुनिया एक ऐसे आर्थिक संकट में फंस गई जिसका दुनिया ने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। तो अब हम बात करते हैं महामंदी के दौर की। तो ये जो चित्र बताया गया है ये महामंदी के दौरान एक प्रवासी मजदूर का बताया गया है, खेतीहर मजदूर का भूखा परिवार है यहाँ पर, उसका ये चित्र बताया गया है। तो यहाँ पर हम देखें इस चित्र में या ये चित्र लेने वाली जो डोरोथी लेग है इस भूख में माँ के साथ अपनी मुलाकात के क्षणों को याद करते हुए बहुत साल बाद उन्होंने कहा था कि मैंने इस भूखी लाचार औरत को देखा, मानो किसी चुंबक से खींची मैं उसकी ओर बढ़ती चली गई। मैंने तो उसका नाम पूछा, न उसके अतीत के बारे में सवाल किए। उसने मुझे अपनी उम्र बताई और उसने कहा कि उसकी उम्र 35 साल है और उसने कहा कि वे लोग यानी माँ और उसके 7 बच्चे आसपास के खेतों में जाड़ों से जमी पड़ी सब्जियाँ और इन परिंदों के सहारे जीते हैं जिन्हें उनके बच्चे मार लाते हैं। वो वहाँ बैठी थी और उनके बच्चों को चिपटाए, शायद उसे लगता था कि मेरी तस्वीर उनकी कोई मदद कर सकती है, इसलिए उसने मेरी मदद कर दी। तो महामंदी के दौर की अगर हम बात करें, महामंदी का दौर किस तरीके से था। आर्थिक महामंदी की शुरुआत है 1929 में हुई और यह संकट 30 के दशक के मध्य तक बना रहा। इस दौरान दुनिया के ज़्यादातर हिस्सों के उत्पादन, रोजगार, आय और व्यापार में भयानक गिरावट दर्ज की गई। इस मंदी का समय और असर सब देशों में एक जैसा नहीं था, लेकिन आमतौर पर ऐसा माना जा सकता है कि कृषि क्षेत्रों और समुदायों पर इसका सबसे बुरा असर पड़ा है। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि औद्योगिक उत्पादों की तुलना में खेतीहर उत्पादों की कीमतों में ज़्यादा भारी और ज़्यादा समय तक कमी बनी रही है। इस महामंदी के कई कारण थे, जब हम पहले देख चुके हैं कि युद्धोत्तर विश्व की अर्थव्यवस्था कितनी कमज़ोर थी। पहला कारण यह था कि कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन की समस्या बनी हुई थी। कृषि उत्पादों की गिरती कीमतों के कारण स्थिति हो गई, कीमतें गिरी, किसानों की आय घटने लगी, तो आमदनी बढ़ाने के लिए किसान उत्पादन बढ़ाने का प्रयास करने लगे ताकि कम कीमत पर ही सही लेकिन ज़्यादा माल पैदा करके वे अपना आय स्तर बना सके। फलस्वरूप बाजार में कृषि उत्पादों की आमद और बढ़ गई और जाहिर है कि कीमतें और नीचे चली गई और ख़रीदारों के अभाव में कृषि उपज है वो पड़ी पड़ी यहाँ पर सड़ने लगी। तो यहाँ पर हम बेरोजगारी लाभ के लिए कतार में खड़े लोग हम यहाँ पर देख सकते हैं। अमेरिका में डोरोथी लेग द्वारा लिया गया चित्र है 1938 का।
तो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस प्रिंट्स एंड फोटोग्राफ्स डिवीजन के अकॉर्डिंग हम देखें यहाँ पर, जब एक बेरोजगारी जनगणना से पता चला है कि देश में 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों के पास कोई काम नहीं था, तो अमेरिका के बहुत सारे राज्यों में स्थानीय प्रशासन की ओर से बेरोजगारों को छोटे छोटे भत्ते दिए जाने लगे और वे लंबी कतारें महामंदी के सालों में गरीबी और बेरोजगारी का प्रतीक है। दूसरा कारण था महामंदी का 1920 के दशक के मध्य में बहुत सारे देशों ने अमेरिका से कर्जे लेकर के अपनी निवेश संबंधी जरूरतों को पूरा किया। जब हालात अच्छे थे तो अमेरिका से कर्ज जुटाना बहुत आसान था, लेकिन संकट का संकेत मिलते ही अमेरिका उद्यमियों के यहाँ पर होश उड़ गए। 1928 के पहले 6 माह तक विदेशों में अमेरिका का कर्जा $1 अरब था और साल भर के भीतर यह कर्जा घट करके केवल चौथाई रह गया। तो जो देश अमेरिका कर्जे पर सबसे ज़्यादा निर्भर थे, उनके सामने गहरा संकट आ खड़ा हुआ था। भले ही सब देशों में एक जैसा प्रभाव नहीं पड़ा हो, लेकिन अमेरिका पूंजी के जरूर पड़ा। यूरोप में कई बड़े बैंक धराशायी हो गए, कई देशों की मुद्रा की कीमतें बुरी तरह गिर गई और इस झटके से ब्रिटिश पाउंड भी नहीं बच पाया। लैटिन अमेरिका व अन्य स्थानों पर कृषि एवं कच्चे मालों की कीमतें तेजी हुई। अमेरिका सरकार इस महामंदी से अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए आयातित पदार्थों पर दोगुना सीमा करने लगी और इस फैसले ने तो विश्व व्यापार की यहाँ पर कमर ही तोड़ दी। औद्योगिक देशों में भी मंदी का सबसे बुरा असर अमेरिका को झेलना पड़ा। कीमतों में कमी और मंदी की आशंका को देखते हुए अमेरिका बैंकों ने घरेलू कर्जे देना बंद कर दिया और जो कर्जे दिए जा चुके थे उनकी वसूली तेजी कर रहे थे। परिवार तबाह हो गए, कारोबार ठप हो गया। आमदनी में गिरावट आने पर अमेरिका के बहुत सारे परिवारों कर्ज चुकाने में नाकामयाब हो गए। उसके चलते उनके मकान, कार, सारी जरूरती चीज़ें कुर्क कर ली गई। 20 के दशक में उपभोक्तावादी संपन्नता दिखाई दे रही थी, वह धूल के गुबार की तरह रातों रात काफूर हो गई। बड़ी तो लोग काम की तलाश में दूर की बैंकिंग व्यवस्था भी धराशायी हो गई और निवेश से अपेक्षित लाभ न पा सकने और कर्ज वसूल न कर पाने और जमाकर्ताओं को जमा पूंजी न लौटा पाने के कारण हजारों बैंक दिवालिया हो गए। 1929 से 1932 के बीच तकरीबन 1,10,000 कंपनियां यहाँ पर चौपट हो चुकी थी। यद्यपि 1935 तक ज्यादातर औद्योगिक क्षेत्रों में आर्थिक समाजों, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, राजनीति तथा लोगों के दिलो दिमाग पर उनकी जो छाप पड़ी थी वह जल्दी मिटने वाली यहाँ पर नहीं थी। भारत और महामंदी की अगर बात करें, भारत का महामंदी से क्या कनेक्शन रहा है? यदि इस बात पर ध्यान दें कि महामंदी से भारत पर क्या असर पड़ा है, तो इस बात को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि तक वैश्विक अर्थव्यवस्था कितनी एकीकृत हो चुकी थी। दुनिया के एक हिस्से में पैदा होने वाले संकट की जो कम कपाट है वो बाकी हिस्सों पर पहुंच जाती थी और इससे दुनिया भर में लोगों की जिंदगी, अर्थव्यवस्थाएं और समाज भी यहाँ पर प्रभावित हो उठते थे। जैसा कि हम देख चुके हैं कि औपनिवेशिक भारत कृषि वस्तुओं का निर्यातक और तैयार मालों का आयातक बन चुका था। महामंदी से भारतीय व्यापार को फौरन प्रभावित किया। 1928 से 1934 के बीच देश के आयात निर्यात घट करके लगभग आधे रह गए थे और जब अंत लगी तो यहाँ भी कीमतें नीचे आ गई। 1928 से 1934 के बीच में भारत में गेहूं की कीमत है वो 50% यहाँ पर रह जाती है और शहरी निवासियों के मुकाबले किसानों और काश्तकारों को ज़्यादा नुकसान हुआ। यद्यपि की कीमत तेजी से नीचे गिरी, लेकिन सरकार ने लगान वसूल में छूट देने से साफ इनकार कर दिया और सबसे बुरी मार उन काश्तकारों पर पड़ी जो विश्व बाजार के लिए उपज पैदा करते थे। बंगाल के जूट और पटसन उत्पादकों को देख सकते हैं, वे कच्चा पटसन उगाते थे जिससे कारखानों में टाट की बोरियां बनाई जाती थी। जब टाट का निर्यात बंद हो गया तो कच्चे पटसन की कीमतों में 60% से ज़्यादा गिरावट आ गई और जिन काश्तकारों ने दिन फिरने की उम्मीद में या बेहतर आमदनी के लिए उपज बढ़ाने के वास्ते कर्ज ले लिए थे, उनके हालात भी उपज का सही मोल नहीं मिलने के कारण यहाँ पर ख़राब हो गई और वे दिनों दिन कर्जे में डूबते जा रहे थे। और इसी विपत्ति को ध्यान में रख करके बंगाल के एक कवि ने लिखा है कि चलो भाइयों, नगद की उम्मीद में या ज़्यादा परसेंट तुम उगाओ, लागत और कर्जे में पिसकर ना उम्मीद ही पाओ, सारी पूंजी लगा फंसाकर फसल खड़ी कर जाओ और घर पर बैठे बनिए देंगे 5 रुपये मन भाव। तो यहाँ पर पूरे देश में
जो काश्तकार पहले से ही भी ज़्यादा कर्ज में डूब चुके थे। खर्चे पूरे करने के चक्कर में उनकी बचत खत्म हो चुकी थी। जमीन सूदखारों के पास में गिरवी पड़ी थी और घर में जो भी गहने जेवर थे वो क्या चुके थे, बिक चुके थे। और मंदी इन्हीं सालों में भारत कीमती धातुओं खासतौर से सोने का निर्यात करने लगा। आर्थिक अर्थशास्त्री कीन्स का मानना था कि भारतीय सोने के निर्यात से वैश्विक अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने में काफ़ी मदद मिल सकती है और इसी निर्यात से ब्रिटेन की आर्थिक दशा सुधारने में निश्चय ही मदद दी, लेकिन भारतीय किसानों को कोई लाभ नहीं हुआ। 1931 में मंदी अपने चरम पर थी और ग्रामीण से गुजर रहा था और उसी समय महात्मा गांधी ने सविनय विज्ञान आंदोलन यानी सिविल नाफरमानी आंदोलन जारू कर दिया। और यह मंदी जो शहरी भारत के लिए इतनी दुखदाई नहीं रही। कीमतें गिरने जाने के बावजूद शहरों में रहने वाले ऐसे लोगों की हालत ठीक रही है जिनकी आय निश्चित थी, वाले जमींदार जिन्हें अपनी ज़मीन पर बंधा बंधाया भाड़ा मिलता था, या मध्यम वर्गीय वेतनभोगी कर्मचारी, या राष्ट्रवादी खेमे के दबाव में उद्योगों की रक्षा के लिए सीमा शुल्क बढ़ा दिए गए थे, जिससे उद्योगों के क्षेत्र में भी यहाँ पर निवेश में तेजी आई है। विश्व अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण यानी कि युद्धोत्तर काल की अगर हम बात करें, युद्ध के बाद का काल से विश्व अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण होता है। तो पहला विश्व युद्ध खत्म होने के 2 दशक के बाद में क्या होता है, दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाता है। और यह युद्ध भी यहाँ पर दो बड़े खेमों के बीच में होता। एक गुट में धुरी शक्तियाँ यानी मुख्य रूप से नाज़ी जर्मनी, जापान और इटली थे, और दूसरा खेमा मित्र राष्ट्रों का ब्रिटेन, सोवियत, रूस, फ्रांस और अमेरिका के नाम से जाना जाता है। और 6 साल तक चला युद्ध जमीन, हवा और पानी में असंख्य मोर्चे पर लड़ा गया और इस युद्ध में मौत और तबाही की कोई हद बाकी नहीं बची। माना जाता है कि इस जंग के कारण प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 6 करोड़ लोग मारे गए और 1939 की वैश्विक जनसंख्या का लगभग 3% था। करोड़ों लोग यहाँ पर घायल हुए हैं। और अब तक के मोर्चों में या अब तक के युद्धों में मोर्चों पर मरने वालों की संख्या यहाँ पर ज़्यादा होती थी और इस युद्ध में ऐसे लोग ज़्यादा मरे जो किसी मोर्चे पर लड़ नहीं रहे थे। यूरोप और एशिया के विशाल भूभाग तबाह हो गए थे। कई शहर हवाई बमबारी या फिर लगातार गोलाबारी के कारण मिट्टी में मिल गए थे और इस युद्ध ने बेहिसाब आर्थिक और सामाजिक तबाही को जन्म दिया और ऐसे हालात में पुनर्निर्माण का काम कठिन और लंबा साबित होने वाला था। जर्मन टुकड़ियां यहाँ पर दिखाई गई हैं। और जुलाई 1941 रूस पर हिटलर का हमला युद्ध में एक निर्णायक महत्व की घटना है। उसके बाद में सोवियत रूस में युद्ध से तबाह यहाँ पर क्या है, स्टालिनग्राद है। युद्धोत्तर काल में पुनर्निर्माण का काम 2 बड़े प्रभावों के सायों में आगे बढ़ा। पश्चिम विश्व में अमेरिका आर्थिक, राजनीतिक और सैनिक दृष्टि से एक वर्चस्वशाली ताकत बन चुका था। दूसरी ओर सोवियत संघ भी एक वर्चस्वशाली शक्ति के रूप में सामने आया है। नाज़ी जर्मनी को हराने के लिए सोवियत संघ की जनता ने भारी कुर्बानियाँ दी थी और जिस समय पूंजीवादी दुनिया महामंदी से जूझ रही थी, उसी दौरान सोवियत संघ के लोगों ने अपने देश के एक बड़े पिछड़े खेतीहर देश की जगह पर एक विश्व शक्ति की हैसियत में यहाँ पर ला खड़ा किया था। युद्धोत्तर बंदोबस्त और ब्रिटेन वुड्स संस्थान की अगर हम बात करें, 2 महायुद्धों के बीच मिले आर्थिक अनुभवों से अर्थशास्त्री और राजनीतिकों ने 2 अहम सबक यहाँ पर निकाले हैं। पहला था वृहद उत्पादन पर आधारित किसी भी औद्योगिक समाज को व्यापक उपभोग के बिना कायम नहीं रखा जा सकता है, लेकिन व्यापक उपभोग को बनाए रखने के लिए यह आवश्यक था कि आमदनी काफ़ी ज़्यादा और स्थिर हो। यदि रोजगार अस्थिर होंगे तो आय स्थिर नहीं हो सकती और स्थिर आय के लिए पूर्ण रोजगार भी जरूरी था, लेकिन बाजार पूर्ण रोजगार की गारंटी नहीं दे सकता। कीमत और उपज और रोजगार में आने वाले उतार चढ़ावों को नियंत्रित करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सरकार का दखल जरूरी था। आर्थिक स्थिरता केवल सरकारी हस्तक्षेप के जरिए ही सुनिश्चित की जा सकती है। दूसरा सबक बाहरी दुनिया के साथ आर्थिक संबंधों के बारे में था। पूर्ण रोजगार का लक्ष्य केवल तभी हासिल किया जा सकता है जब सरकार के पास वस्तुओं, पूंजी और श्रम की आवाजाही की नियंत्रित करने की ताकत उपलब्ध हो। उसके बाद में हम यहाँ पर देख सकते हैं ब्रिटेन वुड्स, अमेरिका स्थित माउंट वाशिंगटन होटल। यह वह स्थान है जहाँ ब्रिटेन वुड्स का ऐतिहासिक सम्मेलन आयोजित किया जाता है। संक्षेप में अगर बात करें, युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य यह था कि औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिरता और पूर्ण रोजगार बनाए रखा जाए और इस फ्रेमवर्क पर जुलाई 1944 में अमेरिका में स्थित न्यू हैम्पशायर के ब्रिटेन
वुड्स स्थान पर संयुक्त में सहमति बनी रहेगी। सदस्य देशों के विदेशी व्यापार में लाभ और घाटे से निपटने के लिए ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में ही राष्ट्रीय कोष की स्थापना की गई। युद्धोत्तर पुनर्निर्माण के लिए पैसे का इंतजाम करने के वास्ते अंतर्राष्ट्रीय विकास बैंक, जिसे आम बोलचाल की भाषा में विश्व बैंक कहा जाता है, उसका गठन किया गया था। और इसी वजह से विश्व बैंक और IMF को ब्रेटन वुड्स संस्थान या ब्रेटन वुड्स ट्विन यानी ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतान, इसी आधार पर युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को अक्सर ब्रेटन वुड्स व्यवस्था भी कहा जाता है। वीटो क्या होता है? निषेध अधिकार। इस अधिकार के सहारे एक ही सदस्य की असहमति किसी भी प्रस्ताव को खारिज करने का आधार बन सकती है। विश्व IMF ने 1947 में औपचारिक रूप किया और इस संस्थान के निर्णय प्रक्रिया पर पश्चिम औद्योगिक देशों का नियंत्रण रहता था। अमेरिका विश्व बैंक और IMF के किसी भी फैसले को वीटो कर सकता है। अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक व्यवस्था राष्ट्रीय मुद्राओं और मौद्रिक व्यवस्थाओं को एक दूसरे से जोड़ने वाली व्यवस्था है। ब्रेटन वुड्स व्यवस्था निश्चित विनिमय दरों पर आधारित होती है और इस व्यवस्था में राष्ट्रीय मुद्राएं जैसे भारतीय मुद्रा, रुपया, डॉलर के साथ एक निश्चित विनिमय दर से बंधा हुआ है। $1 के बदले में कितने रुपए देने होंगे यह स्थिर रहता है। डॉलर का मूल्य भी सोने से बंधा हुआ था। $1 की कीमत 35 पैसे सोने के बराबर या 35 और सोने के बराबर निर्धारित की गई थी। फिर प्रारंभिक युद्धोत्तर वर्ष की अगर हम बात करें, प्रारंभिक युद्धोत्तर वर्ष में क्या होता है? ब्रेटन वुड्स व्यवस्था ने पश्चिम औद्योगिक राष्ट्रों और जापान के लिए व्यापार और आय में वृद्धि के लिए एक अप्रियतम युग का क्या है सूत्रपात किया है। और 1850 से 1970 के बीच व्यापार की विकास दर सालाना 8% से ज़्यादा रही है और इस दौरान वैश्विक आय में लगभग 5% की दर से वृद्धि हो रही थी। विकास दर भी कमोबेश स्थिर थी, उसमें ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं आए हैं और इस दौरान ज़्यादातर समय अधिकांश औद्योगिक देशों में बेरोजगारी औसतन 5% से कम ही रही है और इन दशकों में तकनीकी और उद्यम का विश्वव्यापी प्रसार हुआ है। विकासशील देश विकसित और औद्योगिक देशों के बराबर पहुंचने की जीतोड़ कोशिश कर रहे थे, इसलिए उन्होंने आधुनिक तकनीक से चलने वाले संयंत्रों और उपकरणों के आयात पर बेहिसाब पूंजी का निवेश किया है। एक साथ बहुत सारे देशों में व्यवसाय करने वाली कंपनियों कि हम कह सकते हैं MNC या बहुराष्ट्रीय कंपनी कहा जाता है। कंपनियों की स्थापना 1920 के दशक में की गई। 50 और 60 के दशक में जब अमेरिकी व्यवसाय दुनिया भर में फैलते जा रहे थे और पश्चिम यूरोप एवं जापान भी विश्व युद्ध के प्रभाव से बाहर निकलते हुए शक्तिशाली औद्योगिक राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर थे, तो उस समय ऐसी बहुत सारी नई कंपनियां सामने आई। बहुराष्ट्रीय कंपनियों का विश्वव्यापी प्रसार 50 और 60 के दशक की एक विशेषता था, जिसके पीछे आंशिक रूप से इस बात का भी हाथ ज़्यादातर सरकारें बाहर से आने वाली चीज़ों पर भारी आयात शुल्क वसूल करती थी और जिसके कारण बड़ी कंपनियों को अपने संयंत्र उन्हीं देशों में लगाने पड़ते थे जहां वे उनके उत्पादन या उत्पाद बेचना चाहती थी। उन्हें घरेलू उत्पादकों के रूप में काम करना पड़ता था। औपनिवेशीकरण और स्वतंत्रता की अगर हम बात करें, दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के बाद भी दुनिया का एक बहुत बड़ा भाग है यूरोपीय औपनिवेशिक शासन के अधीन था और अगले 2 दशकों में एशिया और अफ्रीका के ज़्यादातर उपनिवेश स्वतंत्र यानी स्वाधीन राष्ट्र बन चुके थे, लेकिन ये सभी देश गरीबी और संसाधनों की कमी से जूझ रहे थे। उनकी अर्थव्यवस्थाएं और समाज लंबे समय तक चले औपनिवेशिक शासन के कारण अस्त व्यस्त हो चुके थे। और आयात शुल्क की अगर बात करें, किसी दूसरे देश से आने वाली चीज़ों पर वसूल किया जाने वाला जो शुल्क है, यह कर या शुल्क उस जगह लिया जाता है जहाँ से वह चीज़ देश में आती है, यानी कि सीमा पर या बंदरगाह पर या हवाई अड्डे पर। IMF और विश्व बैंक का गठन औद्योगिक देशों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किया गया था। ये संस्थान भूतपूर्व उपनिवेशों में गरीबी की समस्या और विकास की कमी से निपटने में दक्ष नहीं थे, लेकिन जिस प्रकार यूरोप और जापान ने अपनी अर्थव्यवस्थाओं का पुनर्गठन किया था बहुत निर्भर ही नहीं थे। इसी कारण 50 के दशक सालों में आकर के ब्रिटेन वुड्स संस्थाशील देशों पर भी पहले से ज़्यादा ध्यान देने लगे। दुनिया के अल्प विकसित भाग राज्यों के अधीन रहे थे और विडंबना यह थी कि नव स्वाधीन राष्ट्रों के रूप में भी अपनी जनता को गरीबी और की गर्त से बाहर निकालने के लिए
उन्हें एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की मदद लेनी पड़ी थी जिन पर भूतपूर्व औपनिवेशिक शक्तियों का वर्चस्व था। और औपनिवेशीकरण के बहुत साल बीत जाने के बाद भी बहुत सारे नव स्वाधीन राष्ट्रों की अर्थव्यवस्थाओं पर भूतपूर्व औपनिवेशिक शक्तियों का नियंत्रण बना हुआ था। जो देश ब्रिटेन और फ्रांस के उपनिवेश रह चुके थे या जहां कभी उनका राजनीतिक प्रभुत्व रह चुका था, वहां के महत्वपूर्ण संस्थानों जैसे कि खनिज संपदा, जमीन पर अभी कंपनियों का ही निवेश नियंत्रण को छोड़ने के लिए किसी भी कीमत पर तैयार नहीं थी। कई बार अमेरिका जैसे अन्य शक्तिशाली देशों, विकासशील देशों के प्राकृतिक संसाधनों का बहुत कम कीमत पर दोहन करने लगती थी। दूसरी ओर ज़्यादातर विकासशील देशों को 50 या 60 के दशक में पश्चिम अर्थव्यवस्थाओं की तेज प्रगति से कोई लाभ नहीं हुआ और इस समस्या को देखते हुए उन्होंने एक नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक नीति यानी न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर 77 के रूप में संगठित हो गए। NIEO से उनका आशय एक ऐसी व्यवस्था से था जिसमें उन्हें अपने संसाधनों पर सही मायने में नियंत्रण मिल सके और जिसमें उन्हें विकास के लिए अधिक सहायता मिले, कच्चे माल के लिए सही दाम मिले और अपने तैयार मालों को विकसित देशों के बाजारों में बेचने के लिए बेहतर पहुँच हो। फिर है ब्रिटेन वुड्स का समापन और वैश्वीकरण की शुरुआत की अगर हम बात करें, ब्रिटेन वुड्स का समापन किस तरीके से हुआ था और वैश्वीकरण की शुरुआत किस तरीके से हुई थी। तो सालों की स्थिर और तेज वृद्धि के बावजूद युद्धोत्तर दुनिया में सब कुछ सही नहीं चल रहा था। 60 के दशक में से ही विदेशों में अपनी गतिविधियों की भारी लागत से अमेरिका की वित्तीय और प्रतिस्पर्धी क्षमता को कमजोर कर दिया था। अमेरिकी डॉलर है वो अब दुनिया की प्रधान मुद्रा के रूप में पहले जितना सम्मानित और निर्विवाद नहीं रह गया था। सोने की तुलना में डॉलर की कीमत गिरने लगी और अंततः स्थिर विनिमय दर की व्यवस्था यहाँ पर विफल हो गई और अस्थिर विनिमय दर की व्यवस्था यहाँ पर शुरू हो गई। 70 के दशक के मध्य में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों में भी भारी बदलाव आ चुके थे। अब तक विकासशील देश कर्जे और विकास संबंधी सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की शरण ले सकते थे, लेकिन अब उन्हें पश्चिम की व्यवसाय बैंकों और निजी ऋणदाता संस्थानों से कर्ज न लेने के लिए बाध्य किया जाता था। विकासशील विश्व में समय समय पर कर्ज संकट पैदा होने लगे थे जिसके कारण आय में गिरावट आती थी, गरीबी बढ़ने लगती थी। अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में यह समस्या सबसे ज़्यादा दिखाई देती है। औद्योगिक विश्व भी बेरोजगारी की समस्या में फंसने लगा था और 70 के दशक के मध्य में या मध्य से बेरोजगारी बढ़ने लगी। 90 के दशक के प्रारंभिक वर्षों तक वहाँ काफ़ी बेरोजगारी रही है और 70 के दशक के आखिरी सालों से बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी एशिया के ऐसे देशों में उत्पादन केंद्रित करने लगी थी और वहाँ वेतन कम थे। अगर विनिमय दर की बात करें, इस व्यवस्था के जरिए क्या होता है, इस व्यवस्था के जरिए अंतर्विदा के लिए विभिन्न देशों की राष्ट्रीय मुद्राओं को एक दूसरे से जोड़ा जाता है। मोटे तौर पर विनिमय दर दो प्रकार की होती है, स्थिर विनिमय दर और परिवर्तनशील विनिमय दर। स्थिर विनिमय दर में क्या होता है, जब विनिमय दर स्थिर होती है तो उसमें आने वाले उतार चढ़ावों को नियंत्रित करने के लिए सरकारों को हस्तक्षेप करना पड़ता है और ऐसी विनिमय दर को स्थिर विनिमय दर कहते हैं। लचीली या परिवर्तनशील विनिमय दर, इस तरह की विनिमय दर विदेशी मुद्रा बाजार में विभिन्न वस्तुओं की मांग और आपूर्ति के आधार पर या सिद्धांतों और सरकारों के हस्तक्षेप के बिना। तो चीन 1949 की क्रांति के बाद विश्व अर्थव्यवस्था अलग थलग ही था, परंतु चीन में नई और सोवियत खेमे के बिखराव और पूर्वी यूरोप में सोवियत शैली की विभाजन के पश्चात बहुत सारे देश दोबारा विश्व अर्थव्यवस्था का अंग बन गए थे। चीन जैसे देशों में वेतन पर अपना प्रभुत्व कायम करने के लिए प्रतिज्ञा कर रही विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने वहां जमकर निवेश करना शुरू किया। वहां आपने इस बात पर भी ध्यान दिया होगा कि हमारे सारे टेलीविज़न, मोबाइल फ़ोन, खिलौने चीन में बने होते हैं और वहां के जैसे ही लगते हैं। यह चीनी अर्थव्यवस्था की अल्प लागत अर्थव्यवस्था या खास तौर से वहां के कम वेतनों का नतीजा है। उद्योगों को कम वेतन वाले देशों से लाने से वैश्विक बाजार और पूंजी प्रवाह पर असर पड़ा है। पिछले 2 दशक में भारत, चीन और ब्राज़ील आदि देशों की अर्थव्यवस्थाओं में आए बदलावों के कारण दुनिया के आर्थिक भूगोल पूरी तरीके से बदल चुका है।